सभी साथियों को नमस्कार। इस बार के तीसरे पार्ट को लेकर आने में काफ़ी विलम्ब हुआ है। 2 हफ्ते का गैप हुआ है और आज भी 1 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन 10 मिनट लेट से 10 या 12 मिनट लेट से स्टार्ट हम कर रहे हैं। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम थी जिसके चलते ये समस्या आई है। साथियों, हमने पहले पार्ट में हमने इंटरव्यू के बेसिक फिलॉसफी की बात की थी कि इंटरव्यू में आपको वो किसी इंटरव्यू के लिए कॉमन है, केवल वो आईएएस के इंटरव्यू के लिए नहीं है। वो कोई भी इंटरव्यू, चाहे आप प्राइवेट की इंटरव्यू दे रहे हो या फिर आप सरकारी किसी नौकरी की इंटरव्यू दे रहे हो या आईएएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, उन तीनों के लिए वो बात कॉमन थी, जो मूलभूत दर्शन होना चाहिए। दूसरे वाले पार्ट में साक्षात्कार का मैंने एक चित्र खींचने की कोशिश की थी। क्योंकि मैंने एक लंबा अनुभव है, कई बार इंटरव्यू देने का अनुभव है, तो मैंने कोशिश किया था कि आपको घर बैठे, अगर आप इंटरव्यू में आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है, लेकिन आप इंटरव्यू का एक लाइव एक्सपीरियंस ले सके कि इंटरव्यू में वाकई कैसे आपके साथ क्या चीज़ें होती हैं, कौन से डर होते हैं, कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए, क्या मेरी गलतियां हैं। इस बार के लास्ट पार्ट में हमें ये जानना है कि इंटरव्यू में हमें कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल ही तैयार करके जाना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमें बताने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, जिस पे कोई गलती ना हो। इंटरव्यू में जैसा कि मैंने पहली बार बताया था कि जहाँ 4 लोग बैठ करके और आपसे आपका साक्षात्कार ले रहे हैं, वो अलग अलग फील्ड के विशेषज्ञ हो सकते हैं, उनका ज्ञान आपसे और हमसे कई गुना ज़्यादा होता है, तो आप सब कुछ नहीं बता सकते। और आप ये भी ना उम्मीद करें कि आप सब कुछ पढ़ करके जाएंगे और उसमें से ही पूछा जाएगा। तो सवाल ये है कि अगर वहाँ पर निश्चित ही नहीं है कि हमसे क्या पूछा जा सकता है और तो फिर हम तैयारी किस चीज़ की करें, हम क्या करके जाएं। तो मैं हमेशा ये इसमें विश्वास रखता हूँ कि एक मिनिमम डिफेंस अपना बना करके जरूर रखना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में आपसे बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और उन्हीं की तैयारी आपको ज़्यादा करके जानी है। जो आपके उस मूलभूत जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं जिसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें आप लोग भी कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ है आपका बायोडाटा। आपका बायोडाटा उस बोर्ड के सामने होता है जिसमें कि आपकी सारी सूचनाएं, आपके जीवन से जुड़ी एक एक सूचनाएं, आपके नाम से लगाए आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, आपका गांव, आपका ज़िला, आपका शहर, जो कुछ भी है, सारी चीज़ें एक एक डिटेल होती हैं। आपने क्या पढ़ाई की है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन से रहे हैं, आपकी हॉबीज़ का एक कॉलम होता है कि आप अपनी हॉबीज़ बताइए। हॉबीज़ भी आपको वो भी बोर्ड के सामने होती हैं। तो मेरा मानना ये है कि तैयारी के अनिवार्य चीज़ों में जहाँ पर आपसे बिल्कुल भी चूक नहीं होनी चाहिए, उसमें नंबर 1 पर आता है बायोडाटा। बायोडाटा चूँकि आपकी अपनी जानकारी है, आपके अपने बारे में जानकारी है, जिसके बारे में आपको पूरी तरह से नॉलेज होना चाहिए और उसको एक्सप्लेन करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए, उससे जुड़ी हर चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप यूरोप की किसी राजनीति के बारे में, यूरोप की किसी राजनीतिक खबर के बारे में बाय द वे नहीं जानते हैं, और उसमें अगर आप कह दें कि सर मैंने ध्यान नहीं दिया है, मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की, तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बुराई की बात नहीं है, बहुत कोई ख़राब चीज़ नहीं है। वो हो सकता है कि आपने ध्यान न दिया हो, लेकिन अगर आपके गृह जनपद में, आप जिस जिले से आते हैं, अगर उस जिले के बारे में कोई महत्वपूर्ण खबर आजकल में घटी हो या पहले की कोई घटी हो, और वहाँ अगर आप कहें कि मुझे जानकारी नहीं है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि उसका असर अच्छा नहीं पड़ेगा। तो मैं आज जो चर्चा करने जा रहा हूं, उसमें मैं दो तीन भागों में इस पे बात करूंगा। सबसे पहली चीज़ तो वो बताऊंगा कि अपना अनुभव बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ के जानी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करके जानी है। नंबर दूसरा हम इस पे बात करेंगे कि साक्षात्कार के दौरान जो साक्षात्कार की तैयारी आपकी क्या क्या पढ़ के जाना है। उसके बाद साक्षात्कार का जो 15-20 मिनट, आधे घंटे जो भी चलता है, साक्षात्कार के दौरान आपको कौन कौन सी बातें बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर करनी है और क्या क्या चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए, मेरा हमेशा ये मानना रहा है, कम से कम यूपीएससी के एग्ज़ाम में, आईएएस के एग्ज़ाम में, कि आपकी तैयारी का 2 हिस्सा होता है। एक तो आप जैसे प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपने कितनी पढ़ाई की, आपने कितनी तैयारी की है, एक पार्ट वो होता है। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी पार्ट ये होता है कि परीक्षा के
आधे घंटे में, 1 घंटे में या 2 घंटे में, जितना भी समय होता है उस घंटे उतने में आपकी क्या रणनीति होती है। अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है और परीक्षा के 20 मिनट, इंटरव्यू के 20 मिनट में आप जा करके कुछ गलतियां कर जाएं, कहीं हिम्मत हार जाएं, कहीं आपसे ऐसी चूक हो जाए, तो आपकी इस पूरी तैयारी का कोई मतलब रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो इंटरव्यू के दौरान क्या करें और क्या ना करें, जो बिल्कुल सावधानी। और एक चर्चा में जो सबसे ज़रूरी है वो लास्ट मिनट का मैनेजमेंट, कि लास्ट मिनट में अपने आप को आप कैसे अपने मोटिवेशन लेवल को, अपनी ताकत को, अपनी हिम्मत को आप बिल्कुल एक अपर एंड पे रख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि तैयारी किस किस चीज़ की होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो भी हमें सुन रहे हैं, लाइव इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चीज़ को अगर नोट कर लें, बिंदुवार अगर नोट कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है भूल जाएं। हालांकि वीडियो तो आपके पास उपलब्ध रहेगा, लेकिन अगर आप अभी नोट करते चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने अपना बायोडाटा तैयार किया था, जिस तरीके से अपने बायोडाटा के ऊपर जो मैंने प्रश्न बनाए थे, मैं उसी की चर्चा करूंगा, उसी से मिलती जुलती चर्चा करूंगा। और आप अपने बायोडाटा को सामने रख करके और कल्पना करिए कि ऐसे ही सवाल आपके बायोडाटा से क्या बन सकता है। मैं इस तरह की बात करूंगा। मित्रों, सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपके नाम से शुरू होती है। आपका नाम क्या है। मेरा नाम हमेशा से लोगों के लिए रोचक रहा है। मेरा नाम अष्टानंद पाठक है, कोई उसको आस्थानंद पाठक कहता है, इंग्लिश में मैं उसकी स्पेलिंग कुछ और लिखता हूँ। तो आपका भी मुझे हमेशा से मालूम रहता था कि मैं जब भी इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, चाहे किसी भी इंटरव्यू के लिए जाऊंगा, पहला क्वेश्चन शुरुआती इसी से होनी है कि आपका नाम का मतलब क्या है, आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं अपने नाम को। अपने नाम की अंग्रेजी और हिंदी की वर्तनी को जरूर ध्यान रखिए कि उसमें आप कैसे लिखते हैं उसको। आपके नाम का अर्थ क्या है, आपके नाम का मतलब क्या है, आपके नाम का महत्व क्या है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मेरा नाम अष्टानंद पाठक है। तो अष्टानंद पाठक में उन्होंने लगभग मेरे 3 इंटरव्यू में हर बोर्ड ने मेरे से पहला सवाल यही किया कि आपके नाम का मतलब क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है आपका। तो मेरे नाम का मतलब, मेरे नाम में से हनुमान जी का भी पर्यायवाची है और भगवान कृष्ण का भी अर्थ निकलता है। तो मैंने वो जब बताया कि 8 आनंद, अष्ट आनंद, जो 8 आनंद धारण करता हो, तो फिर पूछा गया कि 8 आनंद हैं कौन कौन से। तो फिर मैंने वो 8 आनंद मैंने याद किए, जो कि पौराणिक रूप से हमारे यहाँ कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख भार्य आज्ञाकारिणी, कुछ ऐसे जो 8 पॉइंट बनाए गए हैं। तो वो मैंने याद किया कि वो 8 पॉइंट कौन कौन से हैं। फिर कृष्ण पे, अगर हनुमान से आपका नाम पर्यायवाची है तो हनुमान जी के बारे में बताइए कुछ। जैसे मुझे बाला गुरु स्वामी जी ने पहले इंटरव्यू में इसके बारे में ही पूछने लगे, हनुमान जी के ही बारे में पूछने लगे कि आपके नाम का मतलब है तो बताइए हनुमान जी के बारे में। तो अपने नाम का महत्व, आपका नाम, कभी बोर्ड जो है हंसी मजाक में पूछता है कि नाम किसने रखा। मान लीजिए आपका नाम जो है कोई ऐसा है जिसमें जैसे दिव्य नाम है, तो आपसे बोर्ड पूछ सकता है कि क्या आप अपने नाम को, लगता है कि आपका नाम आपके ऊपर सटीक है, आप अपने नाम को चरितार्थ करते हैं, मतलब आपका दिव्य नाम है तो क्या आप वाकई दिव्य है कि नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन आपकी रणनीति होनी चाहिए कि इन सारे प्रश्नों के लिए एक हल्का सा मानसिक एक्सरसाइज आप पहले से कर लें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप वहाँ पर अचानक से कोई क्वेश्चन नया बन करके आपके सामने ना आए। तो उसके बाद फिर आप जहाँ से आप आते हैं, आपका गांव हो गया। जैसे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, कुछ लोग गांव से हो सकते हैं, कुछ शहर से हो सकते हैं। मैं प्योरली गांव से हूँ। तो मेरे गांव का नाम आपके क्या है। गांव का नाम अगर इंटरेस्टिंग है, जैसे मेरे में संयोग से गांव का भी नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे गांव का नाम पकड़ी वीरभद्र है। तो पकड़ी वीरभद्र, ये बड़ा लंबा नाम है और इंटरेस्टिंग नाम है। तो एक बोर्ड ने मेरे से पूछा था कि अच्छा, वीर और भद्र मतलब सभ्य और अच्छे लोग। तो उन्होंने कहा कि आपके गांव में सारे भद्र लोग ही रहते हैं और क्या सारे वीर लोग रहते हैं। तो ये सारी चीज़ मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सर हाँ मुझे तो लगता है सर वीरभद्र। और आप? तो हमने कहा सर मैं कैसा हूँ ये तो आपके सामने हूँ, तो आप इसको जज कर सकते हैं कि मैं वीर और भद्र हूँ कि नहीं हूँ। गांव का नाम ऐसा क्यों है। गांव का नाम जो है अगर रोचक है तो आपसे पूछा जा सकता है कि गांव का नाम ऐसा क्यों है, या शहर का नाम ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा पड़ा। फिर आपके गांव के नाम से मिलता जुलता अगर कुछ, आपके गांव के नाम से मिलता जुलता अगर कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो वीरभद्र कौन और कौन कौन से वीरभद्र थे, ऐसा मेरे से पूछा गया एक इंटरव्यू में। तो वीरभद्र जो है शंकर भगवान के गणों में से भी वीरभद्र थे। एक वीरभद्र थे जो राजनेता हैं, जो इस्पात मंत्री थे और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे।
तो आपको ये ध्यान देना होगा, एक गंगा एक्शन प्लान के प्रोफेसर भी थे, प्रोफेसर वीरभद्र। तो आपको इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि आपके गांव के नाम से मिलते जुलते कौन कौन से लोग हैं। आपके फिर जिले के बारे में आते हैं कि आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले का राजनीतिक स्थिति, वो भौगोलिक स्थिति कहाँ किस एरिया में पड़ता है, वो कौन सी जगह पे है, उसका अक्षांश देशांतर मतलब ये नहीं कि इतना आप बिल्कुल रट करके जाएं, ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल कोई चीज़ रटे हुए हैं और बिल्कुल आप इंतजार कर रहे थे कि आपसे पूछा जाए और अक्षांश देशांतर आप बोल दें, अपने गाँव का अक्षांश देशांतर बोल दिया। ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। इंटरव्यू में एक सहजता होनी चाहिए, लेकिन आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आपका वो उसकी लोकेशन एक्चुअली क्या है। फिर जो है आपके जनपद में की राजनीतिक स्थिति क्या है, आपके जनपद में उसका इतिहास क्या है जनपद का। जैसे मैं देवरिया से हूँ, तो देवरिया का मैंने पूरा का पूरा पूरी तैयारी की थी कि देवरिया का ऐतिहासिक महत्व क्या है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उसका क्या महत्व है। आसपास कोई आपके जो है कोई पौराणिक स्थल है आपके गांव के आसपास, आपके ज़िले में, उसको आप ध्यान रखिए। एक सवाल मेरे से पूछा गया था, मेरे गांव से 3 किलोमीटर दूर एक गोरख पांडे जो महान मतलब मार्क्सवादी नेता थे, मार्क्सवादी क्या थे वो तो मतलब सर्वहारा वर्ग के काफ़ी के लिए मसीहा थे, और मेरे गांव के पास है, उनके परिवार से मेरे पारिवारिक संबंध हैं। मुझसे बोर्ड में पूछ लिया गया था गोरख पांडे जी के बारे में, और दुर्भाग्य से मैं उस बार गोरख पांडे जी के बारे में नहीं बता पाया। मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोर्ड में एक मेंबर ने कहा कि श्रीमान जी, आपका जो गांव का जो लोकेशन आप बता रहे हैं वहां से मुश्किल से 4 या 5 किलोमीटर के आसपास में वो गाँव होगा, मुझे पता तो नहीं है। और वाकई जब मैं इंटरव्यू के बाद मैं गया घर और गोरख पांडे जी के बारे में जानने लगा, तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई अपने आप को, इतना मुझे बुरा फील हुआ कि मेरे गांव से वाकई 3 किलोमीटर दूर घर है गोरख पांडे जी का। और उन्होंने जो है मतलब कितने सारे भोजपुरी के गीत लिखे, उनके गाए हुए गीत वेस्ट बंगाल में पूरे कहाँ कहाँ गाए जाते हैं, क्रांति के जो उन्होंने गीत लिखे थे। तो आप ये देख लीजिए कि आपके गांव के आसपास के, आपके ज़िले के कोई ऐसी पर्सनालिटी तो नहीं है जो नेशनल लेवल पे जिसने कुछ किया है, या कोई ऐसी प्रसिद्ध चीज़ भी नहीं है। आप उसकी तैयारी जरूर करके जाएं। इसके साथ साथ अगर आपके गांव की, आपके ज़िले की का कृषि एग्रीकल्चरल पैटर्न क्या है, कौन कौन सी चीज़ की खेती होती है। अगर मान लीजिए कि धान गेहूँ की खेती, हमारे यहाँ धान गेहूँ गन्ना ये सब सरसों बोया जाता है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि धान की कौन सी किस्म बोई जाती है आपके यहाँ, गेहूं की कौन सी किस्म बोई जाती है। तो खैर हम तो गांव के थे और हमें इसके लिए बहुत तैयारी नहीं करनी पड़ी थी। लेकिन अगर आप बाय द वे अपने बायोडाटा में गांव का दिखा रहे हैं, तो आपसे कृषि से संबंधित बातें हो सकती हैं। और किसी भी असहज स्थिति से बचने के लिए आपको यहाँ तक तैयारी कर लेनी चाहिए कि आपके यहाँ क्या खेती होती है, खेती की कौन कौन सी किस्म है, कौन कौन से धान या गेहूं की कौन कौन सी किस्में वहाँ बोई जाती हैं, कौन सी किस्म की क्या स्थिति है, किसका जो है ज़्यादा पैदावार होता है, खेत में कौन कौन सा खाद पड़ता है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से अपने आप को दर्शा रहे हैं। इसके अलावा आपके यहाँ ज़िले में अगर कौन सी उद्योगों की क्या स्थिति है, उद्योग क्या पिछड़ी अवस्था में है, उद्योग क्या अच्छी अवस्था में है। जैसे हमारे यहाँ, मैं जिस जिले से आता हूँ, आप अगर देवरिया के बारे में जानते हो, तो देवरिया में गुड़ उद्योग और चीनी उद्योग गन्ना उत्पादन के मामले में बहुत फेमस था। तो मैंने गन्ना उद्योग के बारे में बताया, और वही उसकी समस्या भी फिर मैंने बाद में बताई कि गन्ना यहाँ पर 14 मिल किसी ज़माने में हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे एक एक करके बंद होते गए। इसके अलावा आपके यहाँ और उद्योगों की क्या संभावना हो सकती है, आपको और वहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। जैसे देवरिया के बारे में मुझसे एक बार पूछा गया कि आप देवरिया का ही आपको अपने गृह जनपद का ही आपको डीएम बना दिया जाए, तो आप वहाँ क्या क्या करेंगे। तो मैंने वही कहा कि जो ट्रेडिशनल हमारा जो औद्योगिक पैटर्न रहा है, जो गन्ने पर आधारित उद्योग रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। किन कारणों से उसको नुकसान पहुंचा है, किन कारणों से वो पिछड़ा है, बाद में जाकर के मैं उनको ठीक करूंगा। ये सारी मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ, आप इसको अपने पृष्ठभूमि से लिंक करते जाइए, वहाँ पर ऐसी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में आपके यहाँ का क्या योगदान रहा, स्वतंत्रता आंदोलन में क्या क्या कौन कौन वहाँ महान व्यक्ति थे, क्या क्या चीज़ें हुई, वो जान लीजिए। आपके ज़िले की सीमाएं कहाँ कहाँ से मिलती हैं, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती हो, जैसे मेरे ज़िले की सीमा बिहार से मिलती है, तो ये सारी चीज़ों से इसको भी आप तैयार एक बार अच्छे से कर लें। इसके अलावा आपके बायोडाटा के और सारे बिंदुओं में से आपका गृह राज्य आता है। गृह राज्य में भी आपकी सेम वही चीज़ें आपको तैयार करनी होंगी कि आपका उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है,
उसकी सीमाएं किससे किससे मिलती हैं, आपके यहाँ के संसाधन क्या हैं, खनिज संसाधन क्या हैं, एग्रीकल्चर का क्या पैटर्न है, और आपके गृह राज्य में क्या क्या समस्याएं हैं, गृह राज्य को आप गृह राज्य का विकास की क्या स्थिति है, उसकी विकास दर क्या है, आपको क्या लगता है कि विकास में अगर आप पिछड़ रहे हैं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल से हूँ, तो मेरे बारे में पूछा गया था कि राज्य को विभाजित करने की बात चल रही, पूर्वांचल को अलग कर दिया जाए, बुंदेलखंड को अलग कर दिया जाए, तो छोटे राज्य बनाम बड़े राज्य, उसमें किसका फ़ायदा ज़्यादा है, किसमें क्या उसके अच्छे और क्या उसके ख़राब पहलू हैं। इस तरह की रिलेटेड जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी चाहिए। अभी इस समय तो सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लग रहा है, शायद कल से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी आज उत्तर प्रदेश में नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नए बने हैं, तो इसके बारे में आपसे बहुत सारी बातें हो सकती हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें जो मैंने पहली बार आपसे कहा था कि कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं कि इसका मैं क्या जवाब दूं। वो प्रश्न थोड़े सेंसिटिव हो सकते हैं, प्रश्न थोड़े ऐसे हो सकते हैं जिसके बारे में आपको बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। जैसे आप अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आपसे पूछा जाए और बोर्ड आपके ऊपर प्रश्न पूछ करके वो साइलेंट हो जाएगा, आपको देखेगा आप क्या जवाब दे रहे हैं, आपसे पूछ देगा कि आप क्या मानते नहीं है कि योगीनाथ जी बड़े सांप्रदायिक हैं, योगीनाथ जी तो हो जाएंगे तो बड़ी दिक्कत है स्टेट में। तो आपको इन सारे प्रश्नों के लिए हमेशा एक संतुलित नजरिया, और इन किसी प्रश्नों से घबराना नहीं है, लेकिन हर प्रश्न का एक सिविल सर्वेंट के नजरिए से, एक लोक सेवक के नजरिए से, एक अधिकारी के नजरिए से, एक जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से आप उस प्रश्न का बहुत ही संतुलित उत्तर देंगे, किसी भी तरह के एक्सट्रीम किसी उसमें आंसर में नहीं जाएंगे। तो जैसे मैं यूपी वालों को बता रहा हूँ कि पक्का आपसे यूपी की राजनीति और अभी अचानक जो इतनी सारी सीटें निकली हैं, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी अचानक से ध्वस्त हो गई है और एक पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें मिली हैं, इस पर आपसे बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं जिसमें आपको पहले से तैयारी करके जाना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मैंने पहले अपने वीडियो में, अगर आप वीडियो को रिकॉल करें, जो पहले वीडियो मैंने कहा था कि किसी भी पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के आपको एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे अपने जवाब को देना है, जिसमें किसी भी तरह की कोई नेगेटिव बात नहीं निकलनी चाहिए, किसी तरह का कोई पूर्वाग्रह नहीं निकलना चाहिए, कोई कट्टरवाद की आपके मुंह से कोई गलती ना हो जाए। तो वहाँ की राजनीति हो गई। इसके बाद से आपके राज्य का विकास की स्थिति तो मैंने बताया थे। राज्य में विकास में क्या दिक्कतें हैं, आपको क्या लगता है कि क्या अवरोध है आपके राज्य के विकास में, इसकी भी आपको तैयारी करना पड़ेगा। आपके राज्य का कोई हिस्सा पिछड़ा है, जैसे यूपी का फिर एग्जांपल लेता हूं तो यूपी में जैसे पूर्वांचल पिछड़ा है, बुंदेलखंड की एक विशेष स्थिति है, बुंदेलखंड में विपरीत हालात हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इतना पैसा खर्च होता है, इतना फंडिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें सुधार क्यों नहीं है। तो आपको ऐसे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर वहाँ पर आप किसी ऐसे राज्य से बिलोंग करते हैं जहाँ पर नक्सलवाद की समस्या है या किसी भी तरह के उग्रवाद की समस्या है, आपको उसके बारे में एक बढ़िया अप्रोच, एक अच्छा दृष्टिकोण जरूर डेवलप कर लेना चाहिए कि आप उसके बारे में क्या जवाब देंगे। अपराधीकरण अगर है वहाँ पर किसी भी तरीके से, तो आप उसके बारे में भी आपको इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसके बाद हमारे यहाँ फॉर्म में आप किस धर्म और किस जाति से बिलोंग करते हैं, ये एक दुर्भाग्य की स्थिति है कि अभी भी हमारे यहाँ सरकार भी पूछती है कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, आपको लिखना होता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो वो उस कॉलम पे भी प्रश्न आ सकता है कि आप क्या जातिवादी हैं। अगर आप किसी तथाकथित जो ओबीसी से आते हैं, एससी एसटी से आते हैं, तो आपको पूछा जा सकता है कि वहाँ से बातें कहाँ तक जा सकती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या आपको लगता है कि अगर आपको आरक्षण का लाभ मिलता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आरक्षण सही है, आपको लगता है कि आपको आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण किसको मिलना चाहिए, आप क्यों लाभ ले रहे हैं, आप तो अच्छे भले दिख रहे हैं। अगर आप ऐसे वर्ग से हैं जिसको आरक्षण नहीं मिलता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपको बुरा नहीं लगता है आपको आरक्षण नहीं मिलता है। तो मतलब हर तरीके से आपको पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि आपको हर तरह से जांचा जाए। और वो क्या जांचा जाए, जो मैंने इंटरव्यू के दर्शन में 5-6 बिंदु बताए थे, उन सारी चीज़ों को जांचने की कोशिश की जाएगी। तो आपकी जाति आरक्षण उचित है कि अनुचित है, आपको अगर कह दिया जाए आरक्षण की रिव्यू करने के लिए तो आपका क्या नज़रिया होगा आरक्षण के बारे में। तो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में एक संतुलित अप्रोच हमेशा रखना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए तो खैर तत्काल के महत्व की बात है, लेकिन जो लोग तैयारी शुरू भी करने जा रहे हैं उनको भी इन बातों को ध्यान देना चाहिए अभी से, अपने बारे में जागरूकता।
एक और महत्वपूर्ण चीज जो मेरे मेरे से पूछा गया था कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ होता है, जैसे जैसे मेरा ऑफिशियल जो डेट ऑफ बर्थ था वो 5 सितंबर था, तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। तो एक इंटरव्यू के बोर्ड का ध्यान उस पर चला गया, तो कहा कि आप तो पेशे से भी शिक्षक हैं और आपका तो डेट ऑफ बर्थ भी 5 सितंबर है, तो आपको तो शिक्षक ही होना चाहिए, आपको तो भगवान ने ही शिक्षक पैदा किया है। इस तरह की बात मेरे से कर दी गई। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, अगर आप 5 जून को पैदा हुए हैं, 5 जून आपका ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, हो सकता है कि वहां से बात छिड़े और आपके केवल पर्यावरण की ही बात होती रहे। तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी जरूर देख लीजिएगा कि डेट ऑफ बर्थ क्या है। इसके साथ साथ बर्थ ईयर भी देख लीजिए। अगर आप 1983 में पैदा हुए हैं तो 1983 में 1983 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं। जैसे कि मेरा जो था तो उसमें फिराक गोरखपुरी की मृत्यु हुई थी, और मैं गोरखपुर क्षेत्र से आता हूं तो मैंने फिराक गोरखपुरी के बारे में भी तैयार कर लिया था कि उसी वर्ष में उनकी मृत्यु हुई, तो उनके बारे में भी जान लें। एशियाड खेल हुए थे, उनके बारे में भी मैंने अच्छी खासी जानकारी जुटाई। उसी वर्ष में रंगीन टीवी का प्रसारण शुरू हुआ था अपने भारत में, तो रंगीन टीवी के प्रसारण में उससे संबंधित क्या क्या तकनीकियां होती हैं। आप बस ध्यान दें कि कोई भी चीज़ में आप कितने क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कितनी सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके बाद उसके बाद आपके वैकल्पिक विषय, जो संघ लोक सेवा आयोग में आपके वैकल्पिक विषय की बात आती है। वैकल्पिक विषय आपका जो भी है, जैसे मेरा इतिहास और दर्शन शास्त्र था, तो इतिहास और दर्शन शास्त्र पे आपसे खूब सारी बातें हो सकती हैं कि आप सब्जेक्ट आपने क्यों लिया है और इस सब्जेक्ट का क्या मतलब है। मेरे से कहा गया कि यार फिलॉसफी, आप तो यंग आदमी, फिलॉसफी आप तो साइंस ग्रेजुएट हैं, फिलॉसफी आपने क्यों ले लिया, और आप फिलॉसफी तो लोग कहते हैं पागलों का सब्जेक्ट है। इस तरह के सवाल पूछे गए, तो फिलॉसफी क्यों ले लिए यार, कोई मतलब का सब्जेक्ट आप लेते। मतलब ये था कि मुझे फिलॉसफी को इस्टेब्लिश करना था। हमने कहा सर हर व्यक्ति फिलॉसफर है, कोई व्यक्ति फिलॉसफी से बाहर है ही नहीं। मैंने उसका जवाब ऐसे दिया था कि सर मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति फिलॉसफी से बाहर नहीं है। तो वो कहते थे कि कैसे एक फिलॉसफर कुछ कहता है, एक फिलॉसफर कोई वाद चलाता है, दूसरा फिलॉसफर कोई दूसरा वाद से उसको काटता है, तो क्या मतलब। हमने कहा सर फिलॉसफी का विरोध भी आप एक किसी फिलॉसफी से ही करते हैं। अगर 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 आदर्शवाद है, आइडियलिज्म है, तो आइडियलिज्म का विरोध आप रियलिज्म से ही करते हैं, यथार्थवाद से करते हैं। तो आप फिलॉसफी का विरोध भी फिलॉसफी से ही कर सकते हैं। और फिर मैंने एक उदाहरण और भी दिया था कि एक किसी फकीर से पूछा गया, फकीर से पूछो, वो इश्क करता रहता था फकीर, तो उससे पूछा गया कि इश्क से क्या फ़ायदा। मैंने ये दृष्टांत दिया भी था। तो फकीर ने पूछा कि फ़ायदा से क्या फ़ायदा। ये मैंने उदाहरण दिया था कि सर ये फ़ायदा से क्या फ़ायदा। बोर्ड हंसने लगा। उसने पूछा कि इश्क से क्या फ़ायदा, तो फकीर ने पूछा फ़ायदा से क्या फ़ायदा, और बोर्ड चुप हो गया। फिर हम सारे लोग हंसने लगे कि हाँ बात तो सही है। तो और फिर तो आपको इस तरीके से हमेशा एक सेंस ऑफ ह्यूमर बनाए रखिए, अपनी बातों में हमेशा सेंस ऑफ ह्यूमर बनाए रखिए, और ऐसा करिए कि आपका माहौल जो है हास्य का रहे और हल्की फुल्की रहें। उसके बाद वैकल्पिक विषय पे अभी मैं कुछ और बातें और भी करूँगा। वैकल्पिक विषय के बाद से आपके पूरा बैकग्राउंड होता है, आप क्लास 1 से लेकर के और जहाँ तक आपने पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपको सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में आपको अच्छी जानकारी जुटा के रखना चाहिए। जैसे मेरे साथ तो सबसे एक रोचक बात ये हो गई कि मैंने जहाँ जहाँ पढ़ाई किया है वो सारे महापुरुषों के नाम पे हैं, और मेरी तैयारी का एक बड़ा पार्ट तो यही तैयार हो गया। और शिशु मंदिर, रामकृष्ण सरस्वती शिशु मंदिर हो गया, बाबा राघव दास इंटर कॉलेज, जगत नारायण ब्रह्मदेव तिवारी इंटर कॉलेज, महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज, महात्मा बुद्ध डिग्री कॉलेज, उसके बाद राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय। तो मेरे तो हाथ पांव फूल गए कि सारे महापुरुषों के ही नाम पे मैंने पढ़ लिया था। कोई ऐसा नाम होता केंद्रीय विद्यालय, तो मुझे केंद्रीय विद्यालय के बारे में पढ़ के खत्म हो जाती बात। अब मुझे इतने सारे महापुरुषों के बारे में पढ़ना पड़ा। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि आप उससे अपने निष्कर्ष को निकालते रहें। जैसे मैं अब बाबा राघव दास इंटर कॉलेज से भी मैंने कुछ पढ़ाई की है, देवरिया से। तो बाबा राघव दास के बारे में, उनका स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान था, कहाँ के थे, क्यों उनको याद किया जाए। महात्मा बुद्ध के बारे में महात्मा बुद्ध डिग्री कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है, महात्मा बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय से। तो वहाँ से उनके बारे में पूरा उनका जीवन दर्शन, मुझसे बुद्ध डिग्री कॉलेज में पढ़े होने की वजह से एक इंटरव्यू में पूरा का पूरा फिलॉसफी में काफ़ी कुछ चीज़ें बुद्ध दर्शन से पूछी गई। बुद्ध दर्शन में क्षणिकवाद क्या है, प्रमाणवाद क्या है, बुद्ध दर्शन का पतन क्यों हुआ, उसके संप्रदाय कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें पूछ ली गई। दीनदयाल उपाध्याय के बारे में,
गोरखपुर विश्वविद्यालय का नाम दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय है, गोरखपुर विश्वविद्यालय, तो दीनदयाल उपाध्याय के बारे में सारी चीज़ें पूछ ली गई। आप जिस विश्वविद्यालय में या जिस भी स्कूल में पढ़े होंगे वहाँ का एक लोगो होता है, वो एक ध्येय वाक्य जिसको कहते हैं हिंदी में। जैसे कि हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी का था आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, ये लिखा हुआ था। इसका मतलब क्या है, उसका ध्येय वाक्य क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। उसका मतलब क्या है, उसका क्या महत्व है, कहाँ से लिया गया है, ये चीज़ आप याद कर लीजिए। आपके उस विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, आपके विश्वविद्यालय से कौन कौन से बड़े बड़े लोग निकले हुए हैं, आपके विश्वविद्यालय से कौन कौन से ऐसी विभूतियाँ हैं जो आगे बढ़ी हुई हैं। जैसे मैं गोरखपुर से था तो मुझसे पूछा गया कि अभी तो एक अच्छे पॉलिटिशियन आपके यहाँ से हैं, तो श्री राजनाथ सिंह जी के बारे में बात हो रही थी। राजनाथ सिंह ने वहाँ से MSc किया हुआ है गोरखपुर विश्वविद्यालय से। तो आप उसकी पूरी की पूरी तैयारी कर लीजिए कि आपके शिक्षण संस्थानों से जुड़ी हुई कोई भी ऐसा प्रश्न न हो जो आप जिसके बारे में आप निरुत्तर हों, जिसके बारे में आप साइलेंट हो जाए, जिसका जवाब आप न दे पाएँ। जैसे अब मैं गोरखपुर का था तो गोरखपुर में फिर जो है वही गोरखनाथ मंदिर, गोरखपुर के बारे में कुछ विवादित कुछ प्रश्न पूछे गए। अरे वहाँ तो जो है योगी जी का जब जलवा है, योगी जी का ही शासन चलता है। तो बोर्ड का पूछने का इंटेंशन ये है कि हमेशा आपका अप्रोच जानना चाहता है कि आपका क्या है। जैसे गोरखनाथ, फिर नाथ संप्रदाय की बातें होने लगी कि नाथ संप्रदाय क्या है, क्या उसका फिलॉसफी है, हठ योग क्या है, इस तरह की चीज़ें बातचीत। मेरे से पूछ लिया गया कि अभी गोरखपुर को तो लोग कहते हैं कि राजधानी बना दी जाए, तो क्या आपको क्या लगता है राजधानी बना दिया जाए गोरखपुर को यूपी की? तो आप इसमें हमेशा कभी भी आप बायस्ड आंसर इसका नहीं देंगे। जैसे मैंने फैजाबाद से भी मेरी एक डिग्री है, फैजाबाद में राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय है, तो फैजाबाद के बारे में अवध का महत्व मेरे से पूछा गया था, इसका इतिहास पूछा गया था। फैजाबाद में एक गुप्त काल का एक अभिलेख भी है, उसके बारे में पूछ लिया गया था। तो आपको ये सारी चीज़ें, अयोध्या, उसके पास अयोध्या है तो अयोध्या पे भी कुछ कुछ बातें हो गई थी। इसके बाद अभी मैं जितना बता रहा हूँ, चूंकि कम समय में मुझे बताना होता है, इसलिए आपको मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने बायोडाटा की एक एक चीज़ों में आप और एनालिसिस करें। मैं जितना बता रहा हूँ उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपके बायोडाटा से निकल सकता है और उसमें कोई गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। उसके बाद से आपकी जो है आपने क्या पढ़ाई की है, क्या आपकी डिग्रीज रही हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, उस पर काफ़ी बातें होती हैं। जैसे मेरे पास काफ़ी डिग्रीज मैंने जुटाई थी, मैंने B.Ed किया, M.Ed किया, MA किया, UGC नेट क्वालिफाई किया। तो एक बोर्ड के मेंबर ने बड़ा अजीब समूह बनाकर कहा कि यार ये इतना जो पढ़ लिख करके ये लोग IAS के लिए आते हैं, क्या इनको ऐसे डिबार नहीं कर देना चाहिए, एग्जामिनेशन बैन कर देना चाहिए इन लोगों को। और उन्होंने एक दूसरे मेंबर से कहा, अजीब समूह बना करके, और फिर मेरे से कहा क्यों, आप क्या कहते हैं, आपको बैन नहीं कर देना चाहिए, इतना पढ़ लिख करके क्यों आते हो यार, तुमको आप आराम से जाइए, पढ़ाइए लिखाइए, आप अध्यापक हैं। तो अब उसके लिए भी आपको डिफेंड करना पड़ेगा। जैसे मेरे से एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कहा, मैं थोड़ा असहज हुआ था, मैंने कहा सर, तो कह रहे कि आपने इतनी डिग्री बर्बाद नहीं कर रहे हैं आप इसमें आकर के। तो मैंने अपने आप को संभाला, मैंने कहा सर कोई भी डिग्री या योग्यता कभी भी बर्बाद नहीं होती है। हर डिग्री या योग्यता जो है आपकी कहीं ना कहीं व्यक्तित्व का आपके विकास करती है और आपको अनुभव और आपको एक अवेयरनेस देती है। तो सर मुझे नहीं लगता है कि मेरी डिग्री बर्बाद हुई है, मेरी डिग्री आगे भी प्रशासन में भी काम आएगी। उसके बाद से कहा गया कि इतनी अच्छी एकेडमी के लेकर के आप एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आना चाहते हैं। अब ये उन्होंने पूछा ही था, तब तक एक मेंबर ने पूछ दिया कि आपको नहीं लगता कि अच्छा टीचर कम हो गया, एक अच्छा टीचर तो गया, आप तो इधर आ गए। तो मैंने तुरंत स्माइल करते हुए कहा, मैंने कहा सर मुझे लगता है कि अच्छा प्रशासक बढ़ भी जाएगा, वो नुकसान नहीं होगा सर, एक अच्छा टीचर कम होगा तो इधर एक अच्छा प्रशासक बढ़ जाएगा। बोर्ड मुस्कुराने लगा। आप इन चीज़ों से ये समझ सकते हैं कि आपको वहाँ कैसे चीज़ों को संभालना होता है, अपने फेवर में संभालना होता है। आप अच्छे से उनसे बात करिए। मैं अध्यापक भी रहा हूँ, तो मेरे से पूछा गया कि आप अध्यापक में कौन सी क्वालिटी ऐसी होती है जिसका आप प्रशासन में इस्तेमाल करेंगे, आपकी कौन सी चीज़ यहाँ काम आने वाली है। मैंने उनसे कहा कि सर अध्यापक जो होता है, अध्यापक क्या करता है, अध्यापक अपने बच्चों को कन्विंस करता है। अध्यापक के पास कुछ ज्ञान है जो उसे बच्चों तक पहुँचाना है और वो बच्चों को कन्विंस करता है, अपनी बातों से एग्री करता है। और सर मुझे लगता है कि केवल अध्यापक ही नहीं, कोई भी कैरियर हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें आप कन्विंस ही करते हैं। प्रशासन में आप क्या करते हैं, प्रशासन में भी आप लोगों को कन्विंस करते हैं, अपनी बातों को पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है कि सर मेरी अध्यापक का जो मैंने कैरियर मेरा था, उससे मैं इस गुण का यहाँ पर अच्छा उपयोग कर सकता हूँ। आप अगर किसी सर्विस में हैं तो आप अपनी सर्विस से संबंधित इस तरह के प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए। अगर आपके पास आपने कोई ऐसी पढ़ाई की है, जैसे मान लीजिए अगर आपने MSc एग्रीकल्चर किया है, BSc एग्रीकल्चर किया है, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल फिर बताता हूँ कि जैसे मैंने B.Ed और M.Ed भी कर रखा है, प्योरली एक एजुकेशन की डिग्री है।
तो मेरे से काफ़ी कुछ बातें शिक्षा शास्त्र के ऊपर भी हो गई, एजुकेशन के भी ऊपर हो गया, एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन भारत में क्या स्थिति है, प्राइमरी एजुकेशन, मिडिल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ये सारी चीज़ों की बात होने लगी। अंग्रेजों के टाइम में क्या शिक्षा थी, आपको क्या लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या दोष हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आप जिस भी चीज़ से आप जुड़े हैं, जो भी आपने पढ़ाई लिखाई की है, उससे भी संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आपने अगर आपने कोई ऐसी डिग्री ली है, जैसे मैं बीएससी था, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के साथ था, और यहाँ आकर के मैंने हिस्ट्री फिलॉसफी ले लिया था, उस पर मेरे से पूछा गया कि क्यों बॉटनी से नहीं निकाल सकते थे, जूलॉजी से नहीं निकाल सकते थे, हिस्ट्री फिलॉसफी क्यों ले लिया। आपको इस तरह की चीज़ों को भी, अगर आपने एजुकेशनल बैकग्राउंड किसी और सब्जेक्ट का रहा हो और आपने यूपीएससी की तैयारी में स्विच किया हो, आपने कोई और सब्जेक्ट ले लिया हो, आपको उसके बारे में भी तैयार रहना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ बता दूँ, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मैंने बीएससी किया है और बाद में मैंने हिस्ट्री फिलॉसफी ले लिया, तो कहीं मुझसे बीएससी जूलॉजी के अंदर की बातें तो नहीं पूछने लगेंगी, पूछी जाएंगी। कोई ऐसा जूलॉजी का आदमी बैठा हो और मुझसे लगे जूलॉजी की बातें पूछना, मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। आप वहाँ पर आप सामान्य बातें जो जनरल नॉलेज की हो तो आप बता देंगे, लेकिन अगर बहुत गहराई में आपसे बातें होने लगे तो आप विनम्रता से कह सकते हैं कि सर उसको छोड़े हुए बहुत समय हो गया है और मुझे इतना याद नहीं है, मैं इसमें थोड़ा अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें कोई बहुत बुराई नहीं है। प्रेजेंट जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके बारे में आपकी तैयारी होनी चाहिए। यूजीसी नेट की डिग्री मेरे पास थी, तो यूजीसी नेट के बारे में, यूजीसी के बारे में पूछा गया, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूजीसी की स्थापना कब हुई, 1948 में, 1953 में राधाकृष्णन आयोग के। तो यूजीसी के बारे में बात हो गई, यशपाल कमेटी कौन है, हायर एजुकेशन में क्या क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए। यूजीसी नेट और शिक्षा पे बात होते होते मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन याद आ गया कि मुझसे एक उसमें कहीं के प्रोफेसर थे, वो जो बोर्ड मेंबर थे, उस समय मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तो ऑस्ट्रेलिया में जो भारतीय पढ़ने गए थे उनके ऊपर हमले हो रहे थे, नस्ली हमले हो गए थे, एक छात्र को शायद मार भी दिया गया था। तो उन्होंने बड़े चिंतित होकर के पूछा कि ऑस्ट्रेलिया में इतने नस्ली हमले हो रहे हैं और आपको क्या लगता है इसका क्या उपाय होना चाहिए। अब मेरे मन में जाने क्या आया, लेकिन मेरी एक्चुअली अंदर की बात निकल गई जो मैं जेन्युइनली सोचता था। मैंने उनसे कहा कि सर मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि लड़के ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के जाते हैं। वो तो अवाक रह गए, उन्होंने कहा क्यों, बाहर नहीं जाना चाहिए। हमने कहा नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने यहाँ भी सर अच्छे खासे विश्वविद्यालय हैं, और मैंने कहा उदाहरण दिया कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो है इतने वैज्ञानिक और भारत रत्न उनको मिला, उनकी कहीं विदेशी डिग्री नहीं है। तो मेरे मुँह से ये निकल गया कि सर मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ने ही क्यों जाते हैं। हमारे यहाँ सर जेएनयू है, हमारे यहाँ बीएचयू है। और संयोग की बात देखिए कि वो जेएनयू के प्रोफेसर थे, और ये मुझे कैसे अनुमान लगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि सर हमारे यहाँ जेएनयू है, लोग बाहर क्यों जाते हैं, अब बिल्कुल वो एकदम कॉन्फिडेंस में बैठ गए और उनको बड़ा अच्छा लगा। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आपने मुझे अच्छा लगा, आई फेल्ट गुड, आपने कहा कि जेएनयू में क्यों नहीं पढ़ ले। तो आप चीज़ों को हल्का रखने की कोशिश करें और हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसको कहा जाता है कि प्रत्युत्पन्न मति कहा जाता है हिंदी में, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप उससे अपने क्वेश्चंस के जवाब दे दें। सही गलत कुछ नहीं होता है, और इंटरव्यू में सही गलत का मतलब ही नहीं है। इंटरव्यू में केवल आपकी वो चीज़ें देखी जाती है जो मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, उसको जानने के केवल तरीके हैं, उसका एक साधन है। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैंने जवाब उसका दिया था। इसके बाद से आपकी एक कॉलम होता है कि आपकी नागरिकता क्या है, आप बढ़ते हैं भारतीय। नागरिकता का सवाल आया तो थोड़ा नागरिकता के बारे में पढ़ लीजिए। नागरिक कौन हो सकता है, नागरिक कौन नहीं हो सकता है, नागरिकता कैसे त्याग किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी, नागरिकता अधिनियम 1955 की कुछ मोटी मोटी बातें आप जान लीजिए। इसके बाद से आपका एक कॉलम होता है मैरिड या अनमैरिड, शादीशुदा है कि शादीशुदा नहीं है, अविवाहित हैं अगर आप बता रहे हैं। तो आपसे हो सकता है कि पहला क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि शादी करके कितना दहेज लेंगे अभी तक शादी क्यों नहीं की आपने, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ दिया जाएगा, अभी तक शादी क्यों नहीं की। तो आप इन सारे प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिए, कुछ ऐसे रीजन बताइए। जैसे मैंने सुना है एक बोर्ड की चेयरमैन थी, उन्होंने किसी से कहा कि अगर मैं आपको शादी के लिए प्रपोज करूं तो आप तैयार हो जाएंगे, इस तरह का प्रश्न उनसे पूछा गया था। तो जो कैंडिडेट थे वो सिलेक्ट भी हो गए थे, उन्होंने कहा था कि मैडम आप थोड़ा सा लेट हैं, कि मैंने किसी को कमिट कर दिया है तो इस तरह की चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो एक लड़के से पूछा गया था कि अभी तक शादी क्यों नहीं किया, आपकी तो उम्र इतनी हो गई है, आपका देखिए डेट ऑफ बर्थ आपका इतनी एज हो गई है, शादी कर लेते यार, शादी करके तैयारी करते, पढ़ाई करते। तो उसके लिए भी आप उस तरह के आंसर का वो असहज होने की जरूरत नहीं है, आप उसके कुछ ऐसे आंसर दीजिए जिससे कि वो बोर्ड फिर सहज हो जाए।
फिर ये भी पूछ दिया, आपसे अचानक पूछ दिया जाए कि आप शादी लग रहा है इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि शादी करके दहेज लेंगे। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप इंटरकास्ट शादी करेंगे अगर मौका मिले तो, कि आप जाति वात में भरोसा तो नहीं करते हैं, इंटरकास्ट शादी कर सकते हैं। तो वहाँ देखिए इंटरव्यू पूरी तरह से 15-20 मिनट का एक ड्रामा है, जिसमें आपको काफ़ी अभिनय करना होता है। आपके मन में जो भी है वो मुझे नहीं, वो उसको आप थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। आप जिस बैकग्राउंड के हैं, जो भी सोचते हैं, वहाँ पर ऐसी चीज़ें करिए जो कि एक भारतीय सिविल सेवा के राष्ट्रीय स्तर के अधिकारी से उम्मीद की जाती है। तो आप इस तरह के प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिए। इसमें एक महत्वपूर्ण बात अभी मैं छूट गई थी, आपके माता पिता का भी नाम होता है। आपके माता पिता का नाम होता है, पिता का नाम अगर आपका कोई इंटरेस्टिंग है, जैसे मेरे पिताजी का नाम श्री नारायण पाठक है, तो श्री नारायण में पूछा गया कि हमसे पूछा गया कि आपका तो इतिहास है, आपके पिताजी के नाम पे एक बड़े अच्छे सामाजिक परिवर्तन के एक बड़े महापुरुष भी हुए हैं। तो एक्चुअली वो केरल के श्री नारायण गुरु के बारे में बात कर रहे थे। तो श्री नारायण गुरु के बारे में मैंने पहले से ही अच्छी तैयारी कर रखी थी कि केरल के एझावा परिवार में थे, 1854 में जन्म हुआ था और उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की थी। लेकिन एक इसमें मैं टिप्स आपको दे दूं कि ऐसी जब चीज़ें आपसे पूछी जाएं कि आपके पिताजी के नाम पे कोई महापुरुष हैं और उसके बाद आप ऐसे आंसर मत दीजिए कभी भी जिससे लगे कि बिल्कुल आप रटे बैठे थे कि सर उनका जन्म 1954 हुआ, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम, ऐसा मत दीजिए। ऐसा देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार बैठा था ये। आप थोड़ा उन चीज़ों को सोच सोच के बताइए। देखिए थोड़ी एक्टिंग तो है थोड़ी एक्टिंग तो है इंटरव्यू में। अगर आपको पूरा रटा हुआ हो और आप 1 सेकंड के अंदर बोल सकते हैं तो भी आप आराम से बोलिए कि हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, एक सर केरल में थे सर, वो श्री नारायण गुरु थे, उनका नाम था। ऐसे बताइए जैसे आपको ये लगे कि आपको ज्ञान उसके बारे में पता है, लेकिन आप एकदम रट्टाफिकेशन करके नहीं बैठे थे। आपके माता के नाम पे कोई बात हो, जैसे मेरी माता जी का भी नाम इंटरेस्टिंग है, श्रीमती शिव सती देवी है। तो सती के बारे में पूछा जाने लगा, सती कौन थी, सती का वर्णन किस पुराण में हुआ है। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार होना चाहिए। आईएएस के, खास करके आईएएस के इंटरव्यू के लिए एक कॉलम होता है जिसमें आपके पिता की आय भी भरनी होती है, इनकम। आपके पिता की इनकम क्या है, तो पिता की इनकम वाला कॉलम में भी उसमें पूछा जा सकता है आपका पिताजी कितना सैलरी पाते हैं। जैसे मेरे से ही पूछ दिया गया था, मैं टीचर था, तो मुझसे बाला गुरु स्वामी जी ने पूछ दिया था कितना सैलरी पाते हो। मैंने बताया कह रहे तो बहुत पैसा पाते हो। तो पिता की सैलरी वाले में आप सैलरी स्ट्रक्चर देख लीजिए क्या है। अभी जस्ट 7वां वेतन आयोग भी अभी आया है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पिताजी के सैलरी जो है 6वें वेतन आयोग से 7वें वेतन आयोग में क्या फ़र्क पड़ा और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, 6वां पे कमीशन वर्सेस 7वां पे कमीशन। तो आप हर चीज़ में अपने पिता के व्यवसाय से भी जुड़े हुए प्रश्न, अगर आपके पिताजी कोई व्यवसायी हैं तो आपसे पूछा जा सकता है, अगर मान लीजिए स्टील के व्यवसायी हैं, स्टील का कोई काम करते हैं, आप उससे भी संबंधित तैयारी करिए कि वो उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। एक कॉलम उसमें होता है मातृभाषा का, मातृभाषा आपकी क्या है, मदर टंग। तो मदर टंग में भी अगर आप, जैसे मेरा हिंदी था तो मैंने हिंदी लिखा था, तो हिंदी में फिर मेरे से पूछा गया कि अंग्रेजी आपका कैसा है। अच्छा, हिंदी अंग्रेजी के वर्सेस कोई विवादास्पद क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों ना भारत को ही राष्ट्रभाषा बना दिया जाए, भारत के राष्ट्रभाषा बनने में क्या क्या दिक्कतें हैं। आपकी मदर टंग कुछ और हो सकती है, तो आप उसके हिसाब से भी तैयारी करिए। भाषाई समस्या भारत में जो है, एक कनेक्टिंग लैंग्वेज पूरे इंडिया के लिए कॉमन किसको बनाया जाए, इन सारी समस्याओं पे भी थोड़ा बहुत आप विचार जरूर करके जाएं। इसके बाद आपके सिविल सेवा में सेवाओं की प्राथमिकता भरने को कहा जाता है कि आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस आपने क्या भरा है सीरीज में। तो सारे तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से शुरुआत के 7-8 सेवाओं की वरीयता आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी शुरुआती 7-8 सेवाओं की वरीयता नहीं बता पाएंगे, अगर आप शुरुआती 3-4 में ही लड़खड़ा गए, तो ऐसा लग सकता है बोर्ड को कि आप अपनी सेवाओं के बारे में स्पष्ट नहीं हैं, गंभीर नहीं हैं, आपको यही नहीं पता है कि आपने सेवाओं के, ये गलती मेरे से हुई है। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैं अपनी सेवाओं के चौथे या 5वीं वरीयता में भी मैंने गड़बड़ कर दिया था कि मैं नहीं बता पाया था। तो उनको ये लगा था कि अच्छा लग रहा है कि आप किसी कोचिंग वाले से पूछ के भर दिए हैं, आपको सर्विस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये मेरे से चूक हुई है एक बार, इसलिए बता रहा हूँ कि सेवाओं की वरीयता कम से कम शुरुआती, वैसे तो 23-24 सेवाएं होती हैं, सबको याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन शुरुआत के आपको 4-5-6 सर्विसेज याद होनी चाहिए, ताकि आपको लगे कि आप एक बहुत ही थॉटफुल आपने विचार दे करके उन चीज़ों को भरा हुआ है। मेरी सेवाओं में जैसे उत्तर प्रदेश था, प्राथमिकता था उत्तर प्रदेश,
कैडर की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपको राज्य कौन से राज्यों की वरीयता भरनी है, उसमें मैंने उत्तर प्रदेश भरा, बिहार भरा, राजस्थान भरा। तो मेरे से एक बोर्ड मेंबर ने पूछा था कि बीमारू राज्य आपको बहुत पसंद है, इन सारे राज्यों को बीमारू राज्य कहा जाता है। तो उन्होंने पूछा बीमारू राज्य ही भरा, ऐसी कौन सी बात है, बीमारू राज्यों में ही जाना रहे, किसी विकसित प्रदेश में जाइए, गुजरात में जाइए। फिर आपसे बीमारू राज्य पे ही बात होने लगी, बीमारू राज्यों की समस्या क्या है, क्या कॉमन समस्या है, नक्सलवाद उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में क्यों नक्सलवाद नहीं है। तो आप बहुत ही शांत मन से अपना बायोडाटा सामने रखिए और उस बायोडाटा की एक एक चीज़ों में घुस के जाइए, और उन सारी चीज़ों से जितना आप डिराइव कर सकते हैं क्वेश्चन जो बन सकता है। और ये आपको ये भी बता दूं, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मुझे कई महीने की मेहनत लगी है। एक बार मैं अपना बायोडाटा लेके बैठता हूँ तो 100 क्वेश्चन निकल के आते हैं, लेकिन एक हफ्ते बाद फिर उसमें से 200 क्वेश्चन और निकल के आ जाते हैं, उसके बाद फिर 100 क्वेश्चन और निकल के आ जाते हैं। तो आप इस तरह से तैयारी करें कि आप सारी की सारी चीज़ों को उसमें कवर करें। अगर आप वर्तमान में किसी भी सेवा में हैं, जैसे कि मैं अध्यापक था, तो आप किसी वर्तमान सेवा में हैं तो उस सेवा से संबंधित चीज़ों को भी आप अच्छे से तैयारी कर लें। जैसे मैं शिक्षक था और उत्तर प्रदेश से था, तो मेरे से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी पूछा गया, उसकी समस्याएं क्या हैं, समाधान क्या हैं। शिक्षा विभाग तो बड़ा भ्रष्ट है। कोई बोर्ड का मेंबर एब्रप्टली आपसे ऐसे बोल सकता है सीधा कि यार शिक्षा व्यवस्था तो बड़ा भ्रष्टाचार है। आपके चेहरे पे से बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं होना है, आपको उन चीज़ों को सहजता से लेना है और पूरा फोकस इस पे करना है कि मैं इसका जवाब कैसे एक बेहतरीन तरीके से दे सकता हूँ। इसके अलावा शिक्षा में क्या क्या नई योजनाएं हैं। प्राथमिक शिक्षकों को तो दुनिया भर के काम कराया जाता है, मतगणना, जनगणना, भैंस गणना, बकरी गणना, ये सभी कराया जाता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, इसके बारे में भी पूछा गया था। शिक्षक जो है, शिक्षक ऐसा क्यों होता है कि शिक्षक जो है मजबूरी में ही शिक्षक रहता है, वो हमेशा छोड़ के भागने के चक्कर में रहता है। आप भी तो वो भाग के आ ही रहे हैं, तो आप इस चीज़ों के बारे में ऑब्वियस सी बात है भाग के ही आ रहे हैं आपको लग रहा है कि आप शिक्षक, आप बेहतर कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन उसका आप एक बहुत ही संतुलित, बहुत ही तार्किक और वो सबको समझ में आने लायक, कन्विंस करने लायक एक उत्तर जरूर आप तैयार करें। मित्रों, एक बहुत अच्छे सेक्शन की तरफ मैं अब चर्चा करना चाहता हूँ। सिविल सेवा के इंटरव्यू में आपको अपनी रुचियां भरनी होती हैं, हॉबीज भरनी होती हैं, आपकी क्या क्या हॉबीज हैं। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसी बार देने जा रहे हैं, तब तो खैर आप भर चुके होंगे, लेकिन जो लोग अभी प्रारंभिक स्टेज पे हैं उनसे मेरा विशेष अनुरोध है कि आप अभी से अगर आपकी हॉबीज देख लीजिए कौन कौन सी हैं। और अगर बाई द वे आपको लगता है कि मेरी हॉबीज नहीं है, बहुत सारे छात्र मेरे से कहते हैं कि मेरी तो कोई हॉबी ही नहीं है, तो आप कोई ऐसी हॉबी, एक अच्छी कोई क्रिएटिव हॉबी बना लें। कोई एक हॉबी अभी से अपना सोच लें, उसके बारे में आप उसके थोड़ा उस पर समय दें, क्योंकि ये माना जाता है कि एक अच्छा और क्रिएटिव आदमी अपने मेन काम के अलावा, अपनी नौकरी के अलावा, अपने बाकी व्यवसाय के अलावा उसके जीवन में हॉबी होनी चाहिए। इसको एक क्रिएटिविटी से जोड़ा जाता है और आपकी हॉबीज से आपके बारे में बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। तो अगर आपकी हॉबीज अभी तक नहीं है तो अपनी किसी एक हॉबी के बारे में सोच लें। अगर कोई हॉबी आपने लिख रखी है तो उस हॉबी के बारे में अच्छे से तैयारी कर लें। अब मैं अपने एग्जाम्पल को दूंगा ताकि आप अपने जो भी आपने कॉलम में भरा हो उससे आप लिंक कर पाएँ। जैसे मैंने कई सारी हॉबी भर दी थी, उस मैंने भरा था, मुझे गाने का बहुत शौक है और मुझे गज़लें बहुत पसंद हैं, मेहदी हसन की, अहमद हसन, मोहम्मद हुसैन की। तो मैंने पहला भरा था गज़ल गायन, गज़लें गाना और सुनना, ये मैंने भरा था। उसके बाद से मैं हमेशा से, बचपन से मेरी आदत रही है डायरी लिखने की। ये सारी मेरी जेन्युइन हॉबीज़ थी। सौभाग्य से मुझे कोई ऐसा सोचना नहीं पड़ा हॉबी के बारे में, मुझे तो हॉबीज़ कटौती करनी पड़ी। मुझे लोगों ने कहा इतना मत भरो यार, मैंने कहा जेन्युइन है सब कुछ, तो उन्होंने कहा इतना जेन्युइन है तो क्या 15 भर दोगे। तो फिलहाल मुझे हॉबीज़ में कटौती में इस मामले में भाग्यशाली था कि मेरी हॉबीज़ बहुत विस्तृत हैं। तो उसमें मैंने गज़लें गाना, योगा भी मैं करता था, योगा ध्यान करता था, मैंने वो लिखा था, डायरी राइटिंग लिखा था। और हमेशा से मेरी आदत रही है लोगों को मोटिवेट करने की, बचपन से ही। जब मैं खुद ही मैं जब संघर्ष कर रहा था, और तो भी अगर कोई मेरे पास अगर बुझा हुआ चेहरा लेकर आ जाता था, अभी हमारे मित्र अमित तिवारी देख रहे होंगे, अमित तिवारी अबो जी देख रहे हैं, अभी शायद मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि भले ही मैं किसी संघर्ष स्थिति में हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे सामने ऐसा आ गया जिसका चेहरा जरा सा भी उतरा हुआ है, तो मुझे अपने आप में चुनौती फील होने लगती है कि मुझे इसका बुझा हुआ चेहरा, इसको मुझे हंसा के जाना है, इसको मुझे इसके अंदर मुझे आत्मविश्वास भरना है। तो ये मेरी ये भी हॉबी मैंने भरी थी कि मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ, मोटिवेट करना, वो ये मेरी हॉबी है। आपकी हॉबीज़ पे बहुत सारी बात हो सकती है। जैसे कि मेरी हॉबी से पूछा गया गज़ल क्यों गाते हैं, गाने का फ़ायदा क्या है। तो मैंने कहा था कि सर, मानवीय जो भावनाएं होती हैं,
मेरी ह्यूमन फीलिंग्स जो होती हैं, ह्यूमन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का मुझे लगता है सर बेस्ट फॉर्म है संगीत। ये मेरी ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने तैयारी करके बोल रहा हूँ। मैंने सुनने में अच्छा लग रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं तैयारी करके बोल रहा हूँ कि मैंने इन चीज़ों को तैयार किया था कि सर ह्यूमन जो भावनाएं होती हैं, मानवीय भावनाएं होती हैं, उसको अभिव्यक्त करने का बेस्ट तरीका है संगीत। और संगीत सर संगीत से मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि संगीत से तनाव दूर होता है, संगीत से आपके अंदर एक क्रिएटिविटी फील होती है, ये सारी चीज़ें हैं। अपनी पसंद की कोई गज़ल सुनाइए, आपसे ये भी बोला जा सकता है। अगर आपने लिखा है कि गाने के शौक है, आपको कुछ गाते हैं, तो आप उसके बारे में ये भी तैयार कर लीजिएगा कि आपके फेवरेट सिंगर कौन हैं, आपसे भी गाने को कहा जा सकता है। तो आप एक कोई अच्छी सी गज़ल आप जरूर एक तैयार कर लें। अगर आप गीत आपके गाने का शौक है तो आप एक अच्छा गीत तैयार कर लें। वहाँ जा करके अगर आपको हनी सिंह कितने भी पसंद आते हों, यो यो हनी सिंह वहाँ जा करके यो हनी सिंह का कोई गाना मत शुरू कर दीजिए, चाहे वो आपको जितने भी पसंद हों, आप जितने भी उसके आप फॉलो करते हों। तो आप उसको इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो पसंद है वो सुरुचिपूर्ण होनी चाहिए, वो बहुत भद्दी नहीं होनी चाहिए। ऐसी ना हो कि कोई सामने वाला ऑफेंड हो जाए। तो आप ये इसके लिए भी तैयारी करके अपनी जाइए। जैसे आपके क्षेत्र मेरे से पूछा गया था कि गोरखपुर के एक बहुत बड़े शायर थे, फिराक गोरखपुरी के बारे में बात हो रही थी। तो आपकी हॉबीज से जुड़े हुए आपके क्षेत्र के कौन कौन लोग हैं, आपको ये भी एक बार ध्यान देना पड़ेगा। और उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। फिराक गोरखपुरी साहब का कोई शेर ही सुना दीजिए। तो आप अपने क्षेत्र से इसको लिंक कर लीजिए कि आपको वहाँ पर क्या क्या देखिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हॉबी के बारे में कितनी तैयारी करें। एक मुझसे सवाल पूछा गया था, एक और मेरे छात्र मिले जिन्होंने कहा कि मैं भी गाता हूं, तो क्या गाने का मैं पूरी तकनीकी पहलू में पंडित भीम सिंह जोशी के बराबर मुझे ज्ञान होना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। आप गायन के मामले में अपनी हॉबी के बारे में उतनी ही जानकारी रखिए जितना कि एक सामान्य आदमी रखता है। अगर आप राग भैरवी के अंदर के सुरों को भी बताने लगे तो थोड़ा असहज लग सकता है, असामान्य लग सकता है। लोगों को लगेगा कि सामने बोर्ड को लग सकता है कि ये पूरी तैयारी करके आया है, ये पूरी तरह से खूब रट के आए हैं सब। तो जैसे मेरे से पूछा गया कि कोई रागिनी मेरे से पूछी गई, मैंने बड़ी विनम्रता से कहा कि सर मुझे अभी राग रागिनी उतनी अच्छी नहीं है। तो कह रहे आप तो गाते हैं? तो मैंने कहा सर गाता हूँ, लेकिन मैं धीरे धीरे सीखूंगा सर, अभी मेरे पास समय भी नहीं था और मैं बाद में सीखना जरूर चाहूँगा, लेकिन अभी मुझे राग रागिनी की जानकारी नहीं थी। और आपको पते की बात बताऊँ, जिस राग रागिनी की बात उन्होंने की थी वो राग रागिनी मुझे पता थी, मैंने जानबूझ करके भी नहीं बताया। ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। आप में से कुछ लोग सहमत होंगे, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन आपको बताऊं कि बहुत ज़्यादा तकनीकी ज्ञान भी आपको नहीं प्रकट करना है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। सहजता, एक शब्द में बार बार कह रहा हूं कि सहज ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। अगर आप भीम सिंह जोशी की राग रागिनी की भी तकनीकी पहलू बताने लगे तो आप हो सकता है कि उनको ऐसा लगे कि ये पूरी तरह से तैयारी करके आए थे, तो वो सहजता थोड़ी खत्म होगी। इसके बाद आप गाने को भी कहा जा सकता है। डायरी राइटिंग मेरी थी तो मुझसे पूछा गया डायरी क्यों लिखते हैं, डायरी में क्या लिखते हैं। आपकी डायरी कोई और पा जाए तो ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसा लिखते हैं जिसमें डायरी कोई और पा जाए। तो डायरी के कौन कौन से फॉर्म हैं, डिजिटल डायरी क्या है। तो अपनी हॉबी से संबंधित योग भी, मेरा योग ध्यान था तो योग में पूछा, बाबा रामदेव के ऊपर पूछा गया। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने तो योग को बिजनेस बना दिया, आपको क्या लगता है? तो मैंने सर सकारात्मक उत्तर दिया था। मैंने कहा था सर बिजनेस तो सिगरेट की ब्रांडिंग होती है, सिगरेट का ऐड होता है, तो सिगरेट का ऐड बंद हो गया, लेकिन सिगरेट का भी ऐड होता था। जैकी श्रॉफ साहब करते हैं कि विल्सन पीने वालों की तो बात ही कुछ और है। हमने कहा था जब उनकी मार्केटिंग हो सकती है तो अच्छी चीज़ की मार्केटिंग हो रही है योग की। तो आप उसको जो है योग व्यायाम में अंतर क्या है, ये सारी चीज़ें आप। तो मैं बायोडाटा को थोड़ा वो बंद करूँगा, बायोडाटा वाला चैप्टर। मैं आपसे समराइज रूप में ये कहना चाहता हूँ, संक्षिप्त रूप में, कि अपने बायोडाटा को लेकर के बैठिए और बायोडाटा से संबंधित एक एक छोटी छोटी चीज़ें, और जहाँ तक जा सकते हो एक बार में आप नहीं कर पाएंगे, आप उसको कई दिन में करेंगे, लेकिन अपने बायोडाटा से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ें अपना उसको ढूंढ करके लिखें, उसके प्रश्न लिखें और उसके फिर उत्तर उसके तैयार करें। बायोडाटा में आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ आइडियली कि बायोडाटा में आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। मैं फिर वही बात कहूँ कि कहीं किसी आपके विषय के बारे में, ऑप्शनल के बारे में कोई चीज़ पूछी जाए ना बता पाएँ, मुझे लगता है क्षम्य है। लेकिन आपके गाँव के बारे में कोई महत्वपूर्ण घटना है वो ना बता पाएँ तो मुझे लगता है कि वो अक्षम्य हो सकती है। तो आप इन चीज़ों से ऊपर उठें। इसके अलावा बायोडाटा के बाहर अगर मैं जाता हूँ तो आपके वैकल्पिक विषय जिनकी चर्चा मैं पीछे भी कर लिया है मैंने। आपने जो वैकल्पिक विषय लिया था
मेरा इतिहास और दर्शन शास्त्र था, उसके बारे में पूछा गया, जो कि मैंने आपको उदाहरण दिया ही, उसके बारे में आप पूरी तैयारी करें, अच्छे से पढ़ के जाएं। आप इतिहास है तो आप जिस जगह से जुड़े हुए हैं वहाँ का इतिहास क्या है, वहाँ के इतिहास में क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से वैकल्पिक विषयों तैयार करें। अब एक इसके बाहर अगर मैं निकल के जाऊँ, अगर आप अपने बायोडाटा पर अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं और बायोडाटा को आप अपना रोचक बना पाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपका इंटरव्यू बायोडाटा से ही शुरू होता है। अगर आपने बायोडाटा को रोचक बना लिया और बोर्ड को आपका बायोडाटा के आपके जवाब अच्छे लगने लगे, तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू बायोडाटा से शुरू और बायोडाटा पे ही खत्म हो जाए। ये आपकी सबसे बड़ी विजय होगी। इंटरव्यू में मैं बार बार कहता हूँ, इंटरव्यू एक रस्सी के वो रस्साकसी का खेल है, जिसमें बोर्ड आपको आपके इंटरव्यू को अपने हिसाब से ले जाना चाहता है, और आपकी रणनीति ये होती है कि इंटरव्यू मेरे हिसाब से चले, और आपके हिसाब से तब चलेगी जब आप अपने से रिलेटेड क्वेश्चंस को आप जो भी आंसर दीजिए उसमें आप कुछ ऐसी चीज छोड़ दीजिए कि वो बोर्ड उसमें इंटरेस्ट लेने लगे और अगली बार उसको पूछने के लिए बाध्य हो जाए। तो आप इस रणनीति का भी उपयोग करिए। अगर आप अपने बायोडाटा पर अच्छे से कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको खराब नंबर नहीं आएंगे। बायोडाटा अगर आपने संतुष्ट कर दिया तो बायोडाटा से बाहर निकल के आपके वैकल्पिक विषय आते हैं। वैकल्पिक विषयों के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है तत्काल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं। आपको करंट अफेयर्स कम से कम पिछले 1 महीने का बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और सिर्फ खबर आपको नहीं मालूम होनी चाहिए, खबरों का विश्लेषण भी पता होना चाहिए। उन खबरों के क्या क्या पहलू हैं। अभी अगर आप इस बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो इस पिछले 1-2 महीनों में क्या क्या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हुई हैं, आप उन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के हर पहलू का अध्ययन करें। और उसका तरीका ये है कि आप उस चीज को समाचार पत्र में पढ़ें, आप किसी चीज को कई माध्यम से पढ़ें। अपने अप्रोच को डेवलप करने का मैं तरीका बता रहा हूं। जैसे आपने कोई चीज न्यूज़पेपर में पढ़ी, आज कोई खबर पढ़ी, योगी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपने खबर पढ़ ली, योगी जी के बारे में आप आज न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी कहानियां लिखी होंगी, उनकी पूरी जीवनी लिखी होगी, उनका कैरियर लिखा होगा। उसके बाद आप अगले जो चीज पे जाएंगे, आप ये देखेंगे कि उस घटना का महत्व क्या है। तो न्यूज़पेपर में जो संपादकीय आते हैं, एडिटोरियल आते हैं, ओपेड पेज आते हैं, आप उनका अध्ययन करिए। फिर उसी चीज को आप न्यूज चैनल पे भी देखिए। तो आप कई तरीके से देखेंगे, अपने साथियों से बात करिए, तो आपका एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप हो जाएगा उन करंट अफेयर्स के बारे में। बायोडाटा और आपके ऑप्शनल से निकल करके इंटरव्यू बोर्ड कहाँ पहुंचता है, वो पहुंचेगा करंट अफेयर्स पे। आपका इंटरव्यू खराब कब होता है? जब आप अपनी बेसिक चीजों के जवाब नहीं दे पाते हैं। आपके बायोडाटा से आपके नाम का अर्थ पूछा गया, आप कल्पना करिए, एक खराब स्थिति की मैं कल्पना करा रहा हूं, अपने नाम का आप मतलब नहीं बता पाए, आपके जिले की कोई सामान्य सी बात पूछी गई, आप वो नहीं बता पाए, तो बोर्ड फिर क्या करेगा? निराश होगा आपसे, और फिर आपसे वो पूछने लगेगा कोई ऐसी चीज जो आपके वश की बाहर हो जाएगी, आपकी लिमिट से बाहर चली जाएगी। इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि आपका जो इंटरव्यू बोर्ड है वो अपने बायोडाटा को इतना रोचक बनाइए, उसके जवाब को इतना बढ़िया से दीजिए कि उसी में से उत्तर में से ही प्रश्न निकलते रहें और इंटरव्यू पूरी तरह से आपके हिसाब से चलता रहे। आपके हिसाब से इंटरव्यू चलने का मतलब है आपको अधिकतम नंबर मिलेंगे। इसके बाद जो चीज आती है उसमें कई बार आपसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं रहते हैं, और वो जो चीज होती है वो आपको असहज कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा था पहले, मैंने इंटरव्यू में कहा था कि आपसे कोई ऐसी बात कही जा सकती है जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि अच्छा, आप IAS बनना ही क्यों चाहते हैं, IAS क्यों बनना चाहते हैं? ये एक जनरल सा क्वेश्चन है जो कि मेरे से भी एक इंटरव्यू में पूछा गया था। हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप IAS क्यों बनना चाहते हैं। जिस भी नौकरी के लिए आप दे रहे हैं, पूछा जाए कि आपने IPS वरीयता भरी, आपसे पूछा IPS क्यों बनना चाहते हैं। अक्सर लोग इन प्रश्नों का उत्तर जाकर किसी कोचिंग में किसी टीचर से पूछते हैं, सर बताइए इसका उत्तर सर तैयार करवा दीजिए कि मैं IAS क्यों बनना चाहता हूँ। यकीन मानिए, कोई भी अध्यापक, कोई भी टीचर आपको कितना भी बढ़िया आंसर बता दे, लेकिन जो आप अपनी मौलिकता से आंसर देंगे वो उस आंसर का मुकाबला नहीं कर सकता है। IAS क्यों बनना चाहते हैं, इतना जनरल सा क्वेश्चन है जो हर साल के इंटरव्यू में कम से कम 200 लोगों से पूछा जाता है। कम से कम 200 लोगों से पूछा जाता है, सबसे ही पूछा जाता है। और उसमें कई बार खराब स्थिति होती है कि लोग किसी का बताया हुआ रट के चले जाते हैं। सर मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, सर मैं राष्ट्र सेवा करना चाहता हूँ, समाज सेवा करना चाहता हूँ। रटा हुआ तुरंत समझ में आता है। एक आध बार लोगों के साथ ऐसी खराब स्थिति हुई है कि बोर्ड ने कहा रुको 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 रुको, जस्ट एक मिनट, वो जो कोचिंग वाले ने रटाया उसको छोड़ दो, तुम एक्चुअली बताओ तुम क्यों बनना चाहते हो।
सोचिए कितनी असहज स्थिति होगी अगर आपने कोई ऐसी चीज़ बतानी शुरू की, और मैं इस चीज़ को पहले से जानता था कि किसी दूसरे का बताया हुआ आंसर मुझे नहीं देना है। मैंने बहुत ही ध्यान से बैठ करके अपना एक आंसर तैयार किया था कि मुझे क्यों बनना है। ये सवाल मैंने खुद से पूछा था। अगर आप अपने से पूछेंगे और वहां से आंसर निकालेंगे तो यकीन मानिए आपका आंसर मौलिक होगा और वो सामने वाले को भी लगेगा। अब जैसे मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ, बहुत अच्छी बैकग्राउंड से आया नहीं हूँ, तो मेरे से पूछा गया तो मैंने कहा कि सर मेरा जो आईएएस क्यों बनना है सर, मैं उसका थोड़ा उत्तर 5 मिनट में दूं। मैंने उनसे पूछा कि सर मैं थोड़ा विस्तार से बताऊं। हाँ बताइए, तो पूरा इंटरव्यू इस पे चल सकता है, आप बताइए। तो मैंने कहा थैंक यू सर। और फिर मैंने कहा कि सर इसमें मेरे रीजन सर व्यक्तिगत हैं और कुछ परिस्थितिगत हैं। तो बोर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग नजरिए से देखने लगा। कहा अच्छा हाँ बताइए, दोनों बताइए। हमने कहा सर मैं दोनों को अलग अलग बताऊंगा कि ये मैं अपना आंसर बता रहा हूँ कि व्यक्तिगत हैं और कुछ परिस्थितिगत हैं। व्यक्तिगत में मैंने कहा कि सर मैं ऐसे गांव में हूँ जहाँ नीली बत्ती से जब कोई आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उड़न खटोला से भगवान श्री राम आ रहे हैं। नीली बत्ती से मतलब नीली बत्ती में लगता है कोई देवता चल रहा है, मतलब हम लोग तो ऐसे ही देख के बड़े हुए हैं। तो सर वो एक मन में जो सामाजिक प्रतिष्ठा है कि कोई आईएएस हुआ है, कोई आईएएस है, वो सुन के ही सनसनी फैल जाती है अंदर। और वो सामाजिक प्रतिष्ठा जो मैंने देखा है सर, वो सामाजिक प्रतिष्ठा मैं अपने को दिलाना चाहता हूँ, अपने पिताजी को दिलाना चाहता हूँ। मेरे पिताजी सामान्य अध्यापक हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरे पिताजी गर्व से चौड़े होकर के चलें कि मेरा बेटा आईएएस है। कितनी ईमानदारी इस उत्तर में। और ये वाकई मेरा पहला पर्पज है। मैंने गरीबी देखी है, मैंने बहुत ही दुर्गति झेली है अपने जीवन में। तो मेरा क्यों नहीं मन करेगा कि जो मेरे पिता जो कर्ज में रहे हैं, जो मेरे पिता ने छप्पर झोपड़ी में गुजारा किया है, उनको मैं आईएएस का पिता के रूप में देखना चाहता हूँ। मैंने पहला पॉइंट कहा कि सर सामाजिक प्रतिष्ठा, इससे जुड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा मुझे चाहिए। बोर्ड मुस्कुराया और वो मुस्कुराया ईमानदारी के ऊपर। उसके बाद मैंने कहा कि सर दुनिया में कोई भी दूसरी नौकरी अगर आप करने जाते हैं, अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आप केवल डॉक्टरी करते हैं, आप केवल मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं। इंजीनियर होते हैं तो केवल इंजीनियर होते हैं। सर आईएएस की नौकरी या सिविल सेवा एक ऐसी नौकरी है जिसमें इतनी जॉब विविधता है। एक्चुअली आप एक नौकरी में पास होते हैं और करते 500 काम है। आप 500 नौकरी कर सकते हैं। आप कभी परिवहन विभाग में सचिव बनते हैं, आप कभी सूचना विभाग में कभी जाते हैं। तो सर इतनी कार्य विविधता किसी दूसरी नौकरी में नहीं है। और एक नौकरी में पास होना और तमाम 50 नौकरी का आनंद लेना, ये सर मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है। जॉब सेटिस्फैक्शन इसमें अलग लेवल का है। इसके बाद मैंने कहा कि सर मैंने बचपन में कुछ लोग जैसे डॉक्टर हरिओम सर हैं जो अभी उत्तर प्रदेश में काडर में आईएएस हैं, संस्कृत के सचिव हैं उत्तर प्रदेश के। जब वो गोरखपुर में डीएम थे सर, मैं उनसे बहुत मोटिवेट हुआ था। आनंद प्रकाश तिवारी भैया हैं, आईपीएस हैं अभी असम काडर में। मैं उन लोगों से बहुत प्रभावित हुआ और उनको देख करके मेरा मन किया कि मुझे भी इस सेवा में जाना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक व्यक्तिगत रीजन ही बताया कि सर मेरा आने वाले समय में इन्वायरमेंट की चुनौती भारत के सामने बहुत बड़ी होने वाली है। इन्वायरमेंट और शिक्षा, मैं गांव में हूं, मैंने देखा है शिक्षा की हालत बहुत ख़राब है। प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों की दुर्गति है जिसमें मैं पढ़ा हूं। और आने वाले समय में सबसे बड़ी जो है समस्या जो बनेगी वो पर्यावरण की समस्या बनेगी। तो सर मैं इसमें आ करके और मैं इस फील्ड में भी काम करना चाहता हूँ। अब यहाँ आपसे काउंटर क्वेश्चन हो सकता है जो मेरे से हो गया कि यार वो तो तुम कोई एनजीओ खोल के भी कर सकते हो। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा सर मैं एनजीओ खोल के कर सकता हूँ, लेकिन उसमें अथॉरिटी नहीं है। अगर मैं एनजीओ खोल करके पर्यावरण शिक्षा पर कोई काम करता हूँ तो फिर मुझे जा करके उसी अफसर से मिलना पड़ेगा। और अगर मैं अफसर बन जाऊँ और तब मैं एनजीओ वाला काम करना शुरू करूँ तो सर वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और परिस्थितिगत कारण ये है कि सर मैं पिछड़े क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। मेरे गांव में मतलब आईएएस बहुत बड़ी बात है, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि सर अगर मैं बन जाता हूँ तो मेरे क्षेत्र के लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा। और उसके बाद से गांव में जो सरकारी नीतियों का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है वो उतना बढ़िया मुझे नहीं लगता है। सब कुछ योजनाएं होने के बावजूद भी योजनाएं ज़मीन पे नहीं पहुँच पाती हैं। तो मैं डिलीवरी मैकेनिज्म, मैंने गाँव का हूँ, गाँव मैंने देखा है कि डिलीवरी मैकेनिज्म बहुत पुअर है। आपको सुन के लग रहा होगा कि ये उत्तर मौलिक उत्तर है, इस पर काम किया गया है, मैंने खुद से पूछा है। तो आप इस चीज़ को तैयार करिए कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं और वो आपका आंसर होना चाहिए। बोर्ड को ये कहने का मौका मत दीजिएगा कि कोचिंग वाला आंसर मत दो, अपना आंसर दो, अपनी वास्तविक आंसर बताओ। आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आपको आप ही के जिले का डीएम बना दिया जाए, आप अपने जिले की तमाम समस्याएं बताएंगे। आपको कहा जाए कि आप ही के जिले का डीएम बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, क्या प्राथमिकता होगी। इस पर भी मौलिक चिंतन करिएगा। देवरिया से मैं हूँ, देवरिया की समस्याएं अलग हो सकती हैं।
देवरिया में कछार क्षेत्र में बाढ़ आती है, गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, औद्योगिकरण में बहुत पिछड़ा हुआ है। आपका जिला बहुत विकसित हो सकता है लेकिन वहाँ कोई और समस्या हो सकती है। इसके बारे में भी विचार करिएगा कि आपको अगर अपने जिले का डीएम बना दिया जाए तो वहाँ आप क्या क्या आपका विकास मॉडल हो सकता है, इसके बारे में मौलिक चिंतन आप करके जाएंगे। आपसे एक रोचक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जीवन में कोई किया गया कोई अच्छा कार्य बताइए। आपको लगता है अपने लाइफ में कोई अच्छा काम किया, उसके बारे में बताइए। इसके बारे में एक अच्छा आप जरूर सोच विचार करके जाएं। मैंने जो अपने में बताया था कि जब मैं छोटा था तो मेरे एक मित्र गांव के ही मित्र हैं, मृत्युंजय मिश्रा। तो मृत्युंजय के साथ हम लोगों ने रोड के किनारे जो छोटे छोटे आम के पौधे होते हैं, जो गर्मियों में आप आम खा के फेंक देते हैं गांव में, तो बाद में उग जाता है छोटे छोटे पौधे। तो मैंने उनको सड़क के किनारे हम और मृत्युंजय ने मिल करके और उसको आम के पौधे लगाए थे। हालांकि वो सूख गया था लेकिन कुछ कुछ पौधे उसमें से थोड़े बचे, थोड़े बड़े हुए। तो मुझे लगा सर मैंने वो काम मैंने एक अच्छा काम मुझे लगता है किया। और एक मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसको मुझे लगता था कि पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये निरक्षर है। मैंने उसको पढ़ना लिखना सिखाया था। इस तरह का एक अच्छा काम आप भी अपना सोच के रखें जो आपको आपके व्यक्तित्व को एक अलग ऊंचाई दे सके। इसके बारे में भी सोच के जाइए। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आपके व्यक्तित्व की कमजोरी क्या है। ये बहुत टिपिकल सवाल है। आपसे पूछा जा सकता है कि आपका कमजोर पहलू क्या है। इसमें एक चालाकी ये करनी है, स्मार्टनेस ये करनी है, चालाकी नहीं कहूँ मैं, स्मार्टनेस कहूँ, कि आप अपनी कमजोरी को भी ऐसा बताइए कि वो आप कमजोरी बताएं और सामने वाले को भी एक पावर लगे, वो भी आपकी एक मजबूती लगे। जैसे अगर आप मेरे से पूछें कि अपने व्यक्तित्व की एक कमजोरी बताइए, तो मैं उससे कहूँ कि सर मेरे में एक सर दिक्कत है कि मुझे अगर कोई काम दिया जाता है तो सर मैं बहुत परफेक्शन से करने के चक्कर में पड़ जाता हूँ। अब आप बताएं ये मेरी कमजोरी है कि मेरी मजबूती है, ये मेरे में अच्छी बात है कि मेरी खराब बात है। लेकिन आप बोल दीजिए, जैसे मैंने अपना तैयार किया था और एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम है भी, ये मेरी प्रॉब्लम भी है लेकिन ये मेरी कमजोरी नहीं है। मैंने उनसे कहा था कि सर मुझे लगता है कि मैं किसी काम, अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है, कोई काम दिया जाता है, तो मैं एक हद से ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बन जाता हूँ। उसको मैं चाहता हूँ कि कितने आइडियल तरीके से कर दूँ। और तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है। हमने कहा नहीं सर, इसमें मैं अपने आप को परेशान करता हूँ और मैं अपने ऊपर प्रेशर ज़्यादा ले लेता हूँ। अब आप ईमानदारी से सोचिए कि बोर्ड, आपने अपनी कमजोरी बताई, बोर्ड के अंदर ये चीज़ किस रूप में गई होगी, ये आपकी मजबूती के रूप में गई होगी। तो आप अपनी कमजोरियों को भी ऐसा बताएं कि आप अपनी कमजोरियों को भी ऐसा बताएं कि आप उसको मजबूती के ही रूप में बोर्ड को वो चीज़ दिखाई दें। इसके अलावा एक चीज़ और होती है कि कभी कभी आपकी किसी ऐसी चीज़ पर ऐसी टिप्पणी हो सकती है जिसमें आप असहज हो सकते हैं। आपने हो सकता है कि अगर बोर्ड मेंबर ये कह दे, ऐसा हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। बोर्ड मेंबर कह दे कि आपके ऊपर कपड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, आप इस कलर का शर्ट आपने क्यों पहना है, आपके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। अगर आपसे, मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपके धैर्य की परीक्षा किस लेवल तक की जा सकती है। अगर आपसे कह दे कि यार आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिख रहे हैं, आप कुरूप लग रहे हैं, आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, अगर आपसे ये कह दिया जाए, आप सोचिए अगर आपसे कोई इस तरह की बात कह दे सामान्य जीवन में, तो आपके ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो इसमें आप तुरंत असहज हो जाएंगे, क्योंकि आप तो इतनी तैयारी करके आए हैं, 1 महीने से तैयारी किए थे, क्या पहनूंगा, क्या ऐसा करूंगा, 50 बार आपने लोगों से पूछा होगा, आपने खुद को 100 बार आईने में देखा होगा, और 1 मिनट में कोई कहता है कि आप तो बिल्कुल भद्दे दिख रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक किसी से पूछ दिया गया था कि यार बिल्कुल आप जितना अच्छा कपड़ा पहना है उतने सुंदर अगर आप भी होते तो ज़्यादा अच्छा लगता। मतलब आपकी रूप रंग पे आपकी टिप्पणी हो गई। तो उसने मुस्कुराते हुए कहा था कि सर आपको मैं सुंदर नहीं लग रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि तुम शाहरुख खान की तरह लगते हो। बोर्ड का मेंबर हंसने लगा, कहा माताओं के साथ तो यही तो प्रॉब्लम है, हर माँ को अपना बेटा शाहरुख खान ही लगता है। तो क्या हुआ, आपसे एक बहुत ही तीखा सवाल कर दिया गया जिसमें आप असहज हो सकते थे, लेकिन आपने अपनी समझदारी से और अपने धैर्य से उस असहज स्थिति को भी अपने फेवर में कर लिया। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके बारे में भी वैसी ही तैयारी करिएगा जैसा कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति का नाम ले लिया जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, और उसके बारे में अगर 5 मिनट आपसे बात किया जाए, आपने कह दिया सर मैं महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, प्रेरणा स्रोत है मेरे वही, और आपसे अगर बातचीत करने के दौरान आप इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि आप वाकई प्रभावित हैं, आपको लगा कि केवल आपने उनके बारे में किताबों की तैयारी की है, यकीन मानिए आपके बारे में नेगेटिव मैसेज जाएगा। इसलिए ज़्यादा अच्छी बात यह है कि आप उन्हीं लोगों को प्रेरणा स्रोत बताइए जो वाकई आपके प्रेरणा स्रोत रहे हैं।
मैंने तो किसी महान व्यक्ति को नहीं बताया। मैंने कहा कि सर मेरे पिताजी सबसे बड़े मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। मैंने अपने पिताजी को, तो उन्होंने पूछा पिताजी तो सबको अपने अच्छे लगते हैं। मैंने कहा हाँ पिताजी अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे पिताजी इसलिए अच्छे लगते हैं कि मेरे पिताजी अध्यापक हैं, और अनुशासन किसको कहते हैं, बेसिक डिसिप्लिन। मैं जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ पिताजी को अध्यापक के रूप में देखते हुए, मैंने अपने पिताजी को कभी स्कूल विलम्ब से जाते हुए नहीं देखा। लेट होने पर वो घर में डांट फटकार करके बिना भोजन के स्कूल चले जाते थे, लेकिन वो स्कूल में लेट नहीं करते थे। तो मैंने कहा सबसे पहले अपने कर्तव्य के प्रति जो कर्तव्य परायणता जिसको कहते हैं, वो मैंने अपने पिताजी में देखा है, और डिसिप्लिन देखा है। तो मेरे पिताजी मेरे आदर्श हैं। उसके बाद और तो मैंने कहा डॉक्टर हरिओम मेरे आदर्श हैं। उन्होंने मेरे अंदर सबसे पहले उन्होंने मेरे अंदर ताकत भरी थी कि तुम भी मेरी जगह पे आ सकते हो, तुम भी मेरी जगह पे स्थान ले सकते हो। तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर मौलिकता से तैयार करें, और वाकई उन लोगों को चुनिए। कोई जरूरी नहीं है कि स्वामी विवेकानंद को ही बताइए। मैं अधिकतर ज़्यादातर लड़कों का देखता हूँ कि उनके में स्वामी विवेकानंद भरे रहते हैं, सबका स्वामी विवेकानंद, 500 लाख सबके स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ भी ना पता हो, आपकी किसी चीज़ से प्रभावित ना हो, तो भी स्वामी विवेकानंद को आप लिख देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप उन्हीं लोगों को रखें जेन्युइन। वो सामान्य व्यक्ति हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका ड्राइवर हो सकता है, आपका आदर्श, अगर वो आप उसकी किसी चीज़ से प्रभावित होते हैं तो इस फील्ड में भी अपनी मौलिकता रखिए। कुछ और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने अपना गांव दिखाया था और कहा था कि तैयारी की शुरुआत मैंने अपने गांव से ही की थी। तो मेरे से पूछा गया था कि गांव से तैयारी की थी तो क्या क्या समस्या आती थी, उसके बारे में तैयारी कर लें। गांव में रहने पे क्या क्या तैयारी की समस्या आपको आती थी। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि सर वहाँ पर अखबार, जो लोकल के अखबार जाते हैं, वो सबसे बड़े सरदर्द हैं। लोकल अखबारों में फ्रंट पेज की भी न्यूज़ हो सकती है कि भैंस को करंट लगी, किसी बगल के गांव में भैंस को करंट लगी, भैंस मारी गई, चरवाहा बीमार है, इस तरह की बातें। कहीं चोरी हुई, कहीं कोई हत्या हुई, तो ये सब चीज़ें पूरे बड़े बड़े कवरेज उसको दिया जाता है। किसी बड़े प्रभावशाली आदमी घर में चोरी हुई तो उसके पूरे घर का भी फोटो निकाल दिया जाएगा, उस सेंध का भी, ये जगह जहाँ से चोर घुसा था, ये हथियार जिससे चोर ने वो निकाला था। और शास्त्र के इकोनॉमिक्स वाले पेज पे जाइए, इकोनॉमी वाले पेज पे, तो विधायक जी किसी लोकल वस्त्रालय का जिम का उद्घाटन कर रहे हैं, ये वहाँ की खबर होती है। ये बड़ी चुनौती होती थी, मैंने बताया उनसे। तो इससे ये एक बिजली नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और जब आप घर पे रह के तैयारी करते हैं तो आपको घरेलू कामों में भी हाथ बटाना पड़ता है, ये भी आपसे एक व्यवधान पैदा होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को, कहने का सेंस बस मेरा ये है कि आप इंटरव्यू में जितना सहज रहेंगे, अपनी मौलिक चीज़ों को तैयार करिए, उनके बारे में खूब मेहनत करिए, अपने ऑप्शनल को तैयार करिए, अपनी रुचियों को तैयार करिए, अपने से जुड़ी हर चीज़ को, एक एक पहलू को गहनता से तैयार करिए, और अपने उत्तर के प्रेजेंटेशन को सहज रखिए। अंतिम समय तक मुस्कुराते रहिए। इतना अगर कर पाते हैं तो आपका कहीं से भी नुकसान होने नहीं जा रहा है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये मेरा वीडियो आपके पास रहेगा। अगर ऐसा आप कर पाते हैं तो आपको कोई ऐसा कारण नहीं है कि आपको अच्छे नंबर ना मिले, आपको अच्छे नंबर मिलने ही मिलने हैं। मैं 10 मिनट में, 5-7 मिनट में मैं समेटूंगा कि इंटरव्यू के दौरान, जैसा कि मैंने कहा था, इंटरव्यू के दौरान क्या करें और क्या ना करें। उसमें मैं इंटरव्यू के दिन पहले से लेकर के इंटरव्यू के दौरान तक की बात बताऊं। क्या नहीं करें पर ज़्यादा फोकस करूंगा मैंने अपने अनुभव में बताया था कि पहले वाले इंटरव्यू में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेने के चक्कर में मैंने कैसे अपना नुकसान किया था। मैंने इतना पढ़ लिया था कि मेरा दिमाग एब्सेंट माइंडेड हो गया। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मैंने अपना नुकसान कर लिया। कभी भी इंटरव्यू में ये उम्मीद मत करिए अपने आप से कि आप सर्वज्ञानी बनकर जाइए, आप सर्वज्ञाता बन के जाइए। इसकी कोशिश मत करिएगा, इसके चक्कर में आप अपना नुकसान कर लेंगे। एक सामान्य मनुष्य बनकर जाइए, एक अच्छा पढ़ा लिखा सिटीजन बन के जाइए, जो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन के आंसर बता सकता है, 5 के नहीं भी बता सकता है। ये आपको ज़्यादा सहज बताएगा। आपसे कोई आंसर पूछा गया और तुरंत आपको जवाब दिया जा रहा है, तुरंत जवाब दिए जा रहे हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि क्या रटा है इसमें, आपकी सहजता चली जाएगी। तो आप लास्ट मिनट में हर चीज़ पढ़ जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। मैंने जो चीज़ें बताई हैं उन पे आप अपना पकड़ बनाइए, सामान्य जागरूकता रखिए, और सबसे बड़ी बात, इसको ठंडा रखिए, दिमाग की ठंडक रखिए, स्वस्थ रहिए, तो आप वहाँ जाकर के कोई गलती नहीं करेंगे। नंबर 2, आप कभी भी बोर्ड के मेंबर से या बोर्ड के चेयरमैन से किसी भी बात पर जिरह ना करें, डिबेट ना करें। बोर्ड के मेंबर से कभी भी डिबेट ना करिए। देखिए, हर मनुष्य की एक कमजोरी होती है, हर इंसान का अपना एक ईगो होता है, और जो उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, हमारा ईगो जितना होगा, अगर एक बुजुर्ग आदमी को देखा जाए, 60-65 साल के आदमी को, उसका ईगो मेरे से भी ज़्यादा होता है। अगर आप अपने फादर से किसी
चीज़ पे लॉजिक करने लगते हैं तो आपके फादर कहते हैं मेरे से ज़्यादा जानते हो क्या। एक ये ईगो हर इंसान के अंदर होता है, तो कभी भी सामने वाले से डिबेट करके उसके ईगो को चोट ना पहुंचाएं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भारत की राजधानी आपसे पूछी गई, आपने कहा नई दिल्ली, और उससे एक बोर्ड का मेंबर आपका मजाक उड़ाने लगे कि यार क्या बात करते हो फालतू बात, तुमको तो पता ही नहीं है, तुमको ये भी नहीं पता है भारत की राजधानी क्या है। उस जगह पर आप अगर एग्रेसिव हो जाएं और उससे डिबेट करने लगें तो आपका नुकसान हो जाएगा। आप उसके ईगो को सेटिस्फाई करते हुए कहिए कि सर अभी तक तो मुझे पता था कि नई दिल्ली है, लेकिन सर आप मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं और मेरे से ज़्यादा वरिष्ठ भी हैं, तो सर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा जानकारी होगी, तो सर आप सही कह रहे हैं, हो सकता है कि इंटरव्यू देने के दौरान चेंज हो गया हो, तो सर बाहर में निकलूंगा पता कर लूंगा फिर से। इसमें आप कभी भी उससे डिबेट ना करिए। तीसरी चीज़, आपको किसी भी तरह की अगर असहज स्थिति जैसे क्वेश्चन पूछे जाएं, कोई भी असहज करने वाली स्थिति अगर आए तो असहज कभी मत होइए, कभी भी असहज मत होइए। आप पूरे इंटरव्यू के दौरान आप अपने चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट बनाए रखिए। आप ये दिखाइए कि मैं किसी भी घबराहट में नहीं हूं। इस चीज को हमेशा मेंटेन करिए, चाहे स्थिति जितनी भी असहज हो। चौथी बात यह है कि कभी भी आपके मुंह से कोई पूर्वाग्रह वाली बात न निकले। किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय को लेकर के आपके मुंह से कोई भी स्लिप ऑफ टंग भी नहीं होना चाहिए, जुबान भी नहीं फिसलनी चाहिए। वहाँ इतना कम समय होता है कि जुबान फिसलने में फिर संभलने का मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ के प्रति बहुत अलर्ट रहिए कि आपके अंदर अगर जेन्युइनली वाकई कोई पूर्वाग्रह भरा भी हो तो भी आप उस पूर्वाग्रह की चर्चा वहाँ नहीं करेंगे। इन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और क्या करें मैं बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, शांत रहिए। और सबसे बड़ा फार्मूला मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मेरे से कोई इंटरव्यू के बारे में बात करने आता है, जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, सारी बातें बताने के बाद मुझसे सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि अभी आप मेरे पास जैसे आए थे और आप मेरे साथ जितनी सहजता से बात करके चले गए, अगर आप ऐसी ही सहजता वहाँ इंटरव्यू में बनाए रख पाए तो आपको खराब नंबर कभी नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आप हमेशा अपना धैर्य बनाए रखें। वहाँ पर आप ये मान कर चलें कि वो लोग मेरी छटनी करने के लिए नहीं बैठे हैं, मुझे बाहर निकालने के लिए नहीं बैठे हैं, वो लोग आपके सिलेक्शन करने के लिए बैठे हैं। तो इस एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाएं। एक मैंने टिप्स आपको दिया था कि बोर्ड के सभी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं उनके बारे में, यूपीएससी के जितने सदस्य हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ लें, उनकी तस्वीरें गूगल पर देख लें, जिससे कि आप वहाँ जाएँ तो आपको थोड़ी सहजता हो और उनकी रुचियों के बारे में भी आपको कुछ पता रहे। आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए। और जैसे मैं मुस्कुराने की बात करता हूँ तो उसमें एक बात की सावधानी हमेशा रखिएगा कि मैंने पहले से भी कहा कि 20 मिनट 25 मिनट की एक्टिंग है, 20-25 मिनट का ड्रामा है। जो बढ़िया एक्टर है उसका अच्छा इंटरव्यू होगा। अगर आप मुस्कुरा रहे हैं और अचानक से कोई ऐसी बात बोर्ड कह दे जिससे आपको मनोभाव चेंज करने हैं, कहा जाए कभी देखिए कल ट्रेन दुर्घटना हुई कानपुर में और 150 लोग मारे गए, और आपने मन में कहा है, आपने मन में बिठा के रखा है नहीं मुझे तो मुस्कुराते ही रहना है, और अगर आप मुस्कुराते ही रह गए तो नुकसान हो जाएगा। आप इंसान हैं और आपके अंदर जो है सामान्य जो संवेदना है वो होनी चाहिए। तो समय के हिसाब से एक्टिंग वो आप बदलते रहें, करते रहें। मॉक इंटरव्यू की यही भूमिका आती है। मॉक इंटरव्यू में अपने चेहरे के समय के हिसाब से एक्सप्रेशन करना आप सीख जाएंगे। मैं तो कोई ऐसी चीज़ चाहता हूँ कि जब आप मॉक इंटरव्यू दें तो अपने सामने कोई अपने मोबाइल में अपने को भी देखते रहें, आप खुद का भी अध्ययन करते रहें। तो आप इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन लास्ट मिनट का मैं यही आपसे कहूँगा कि इंटरव्यू को जितनी सहजता से लेंगे, जितने कॉन्फिडेंस से लेंगे, जितने आप विश्वास के साथ जाएंगे, जितने प्रसन्नता के साथ जाएंगे और जितना ठंडे दिमाग से जाएंगे, आपका इंटरव्यू उतना ही अच्छा होने वाला है। बाकी इंटरव्यू में कहीं कोई दूसरा पॉइंट नहीं होता है। अंतिम समय में जो आपके मन का डर होता है वो सबसे बड़ी चुनौती बन के आता है। मन के डर को आप जिस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं जरूर कंट्रोल करें। सबसे बड़ी बात, जैसे मैं अपने मन को कंट्रोल जिस तरीकों से करता था, मैं ईश्वर में बहुत ज़्यादा आस्था रखता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आस्तिक हूँ। मुझे लगता है कि हुई है सोई जो राम रचि राखा, होना वही है जो ईश्वर ने डिसाइड किया है। इससे कभी ये भ्रम ना पालें कि अगर कोई आदमी आस्तिक है, अगर कोई आदमी नियतिवाद को मानता है तो उसमें और परिश्रम करने में कोई विरोध नहीं है आपस में। ये नहीं है कि नियत को कोई मानता है तो हाथ पे हाथ रख के बैठे, ऐसा नहीं है। नियति को मानने के बावजूद भी आप निश्चिंत होकर के अपने फील्ड में और मेहनत कर सकते हैं। नियतिवाद को मानने का ये फायदा है। तो मैं हमेशा ये मानता था कि ईश्वर की जो इच्छा होगी उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मेरा रिजल्ट तो बड़ी चीज़ है, पत्ता हिलने से बड़ी चीज़ है।
तो ईश्वर जो चाहेगा वही होगा। और अगर उसने मेरा रिजल्ट सोचा है कि अगर इसको मैं इस फील्ड में लेके आया हूँ, इसने इतनी मेहनत की है, अगर ये इसने वाकई इतना संघर्ष किया है और मेरे हिस्से में अगर वो सफलता आनी है, तो उसको दुनिया की कोई ताकत छीन नहीं सकती। तो मुझे किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को हर पल अंत समय तक आपको भयमुक्त रखना है। जो होना है वही होना है। और सबसे बड़ी बात, मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोगों से बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि यार, ज़िंदगी में आपने इतना बड़ा टारगेट चुना है, आपने इतना बड़ा लक्ष्य चुना है, आप वैसे ही विजेता हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपने एक अच्छा टारगेट चुना है, एक महान टारगेट चुना है, तो आप ऐसे ही विजेता हैं। आपको आपकी वो अपने आप में ही एक उपलब्धि हो गई। क्या ये कम है कि आपने एक बड़ा सपना देखा है? मैं अपने गांव से आता हूं और मैंने एक बड़ा सपना देखा कि मुझे आईएएस बनना है, तो क्या अपने आप में यही मेरे तारीफ की विषय नहीं है कि मैं उस जगह से उठ करके मैं एक बड़ा सपना तो सोचता हूं। जो कहा जाता है कि गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में, वो लोग क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो मैं कम से कम घुड़सवारी का सोच तो रहा हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि आसानी से किसी खाट पे चढ़ जाना, उतर जाना, इसकी बजाय किसी ने कहा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किसने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा था कि खाट पर आसानी से चढ़ जाना और खाट से उतर जाना, इसमें बहादुरी दिखाने की बजाय मैं एवरेस्ट चढ़ते हुए मारा जाना ज़्यादा पसंद करूंगा। किसी भी बड़ी लड़ाई में अगर आप लड़ते हुए मारे जाते हैं, अगर आप लड़ते हुए आप मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो उसमें क्या कहा जाता है? उसको वीरगति प्राप्त होना कहते हैं। सैनिक अगर कहीं मारा जाता है तो कहते हैं शहीद हुआ है, उसको वीरगति कही जाती है। तो आपको किसी तरह के इस तरह के परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप तो अपने आप में इसलिए प्रसन्न रहें कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी सामान्य परिस्थिति से निकल करके और एक बड़े लक्ष्य को चुनता है, एक बड़े ऊंचाई पर जाने के लिए उसने एक मन में एक इरादा किया है, तो अपने आप में ही वो बधाई का पात्र है, वो चाहे जो भी सपना देखता हो। तो अगर आप एक बड़े टारगेट के लिए आगे बढ़े हैं, तो आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। आपके साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। आपके अंदर अगर ईश्वर ने किसी चीज़ को पाने की प्रेरणा भरी है, तो आपको पाने में वो मदद भी करेगा। मैंने पिछले वीडियो में बार बार कहा था, राम काज करीबे को आतुर। ये भी एक स्मार्टनेस है जो ईश्वर के साथ मैंने दिखाई है कि आप ईश्वर को अपने लक्ष्य में पार्टनर बनाइए, उसको भगवान का काम राम का काज बना दीजिए। राम का काज बनाएंगे तो ईश्वर है, और ईश्वर जो है तत्काल आगे बढ़ करके आपका जो है हाथ पकड़ लेगा, आपको उस पाने में मदद करेगा। जिस भी तरीके से अपने आप को सहज करना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पर अपनी एक व्यक्तिगत अपना एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ कि जब मेरा पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ था और मैं अपनी माँ के सामने जाकर लगभग रोने लगा था, तो मेरी माँ ने मेरे से बहुत पते की एक बात कही थी, जो आपके भी काम आता है और आपके भी माता पिता ऐसे ही सोचते होंगे। मेरी माँ ने मुझे रोते हुए देखा तो घबरा गई। उन्होंने कहा कि मैंने ईश्वर से एक पुत्र मांगा था, मैंने ईश्वर से पुत्र मांगा था, मैंने ईश्वर से आईएएस पुत्र नहीं मांगा था। मैंने तो सोचा भी नहीं था, तुम तो अध्यापक हो गए थे और तुम्हारा अध्यापक होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि मेरा बेटा नौकरी पा गया और मेरा बेटा सरकारी नौकरी पा गया। तो मैंने ईश्वर से एक पुत्र मांगा था, मैंने ईश्वर से आईएएस पुत्र और प्रधानमंत्री पुत्र और मुख्यमंत्री पुत्र नहीं मांगा था। तो अगर मेरा बेटा आईएएस बन जाता है तो मेरे लिए बोनस है, और अगर नहीं अगर बन पाता है तो मेरे बेटे को मेरे से कौन छीनेगा। मैं अपने बेटे से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। मुझे बेटा मिल गया, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत नेक है, बहुत ही संस्कारित है, तो मेरा सपना यही पूरा हो गया। तो अब हमारी तरफ से निश्चिंत रहो, तुम जाओ खुल के खेलो, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम असफल भी होते हो, नहीं भी कुछ मिलता है, तो भी मेरे बेटे हो। मुझे तो गर्व होगा कि मेरे बेटे ने इतना बड़ा सपना तो देखा, और अगर हो जाते हो तो बोनस ही बोनस है, बेटा भी मिला और एक बड़ा टारगेट भी पा गया। आप भी अपने मन में ऐसी ही धारणा रखें, और आपके जो अपने लोग हैं आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, इसलिए तनाव मुक्त रहें। तनाव मुक्त मैं बार बार जोर देता हूँ, कई बार रिपीट करता हूँ। आपको लग रहा होगा मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, लेकिन इसका क्या महत्व है, मैं उस महत्व तक आपको पहुँचाना चाहता हूँ। आप ईश्वर में भरोसा रखिए, राम काज करीबे को आतुर में भरोसा रखिए, और हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई छोटे सपने देखना और छोटी जगहों पे जा करके ख़त्म हो जाने से ज़्यादा अच्छा है कि बड़ी चीज़ों में सफलता पा जाना। लड़ाई में मारे जाइए, किसी बड़ी लड़ाई में मारे जाइए, एवरेस्ट चढ़ने की कोशिश में शहीद हो जाइए, वो उससे बेहतर है जबकि आप किसी कोई छोटा सपना पालना अपराध है। तो इसलिए आपके हाथ में तो दोनों हाथ में लड्डू हो गया। जब मैं गीता का उदाहरण दे करके ख़त्म करूंगा अपनी बात को, जब गीता में
अर्जुन को भी ऐसे ही शोक हुआ था, डर हुआ था कि देखो ये सामने मेरे बंधु बांधव हैं, भीष्म पितामह हैं, वो मेरा भाई है, मैं इनको मार करके क्या करूँगा। तमाम तरह से उनके अंदर दुर्बलता आ गई अंदर से। तो कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कई तरीकों से समझाया। कृष्ण ने एक सबसे बड़ी ये बात एक और कही, अगर इसमें कुछ लोग थोड़ा सा भी स्पिरिचुअल होंगे तो उनको बातें समझ में आएंगी, कि कृष्ण ने क्या कहा कि अच्छा तुम अर्जुन हो, ये तुम्हारा धनुष गांडीव है, तुम कह रहे हो, वो सामने भीष्म पितामह हैं कह रहे हो, वो जो है दुर्योधन है, उन्होंने कहा ऐसी मूर्खता मत करो, तुम भी मैं ही हूं, अर्जुन भी मैं हूं, गांडीव भी मैं हूं, तीर भी मैं हूं, भीष्म पितामह जिसको कह रहे हो वो भी मैं ही हूं, और जिसको दुर्योधन कह रहे हो वो भी मैं ही हूं, जो मारेगा वो भी मैं हूं, जो मरेगा वो भी मैं हूं, मेरे से बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो मैं तो तुम लोग अपनी औकात से बाहर जा रहे हो, मैं उसको थोड़ी दूसरी लैंग्वेज बता रहा हूँ। उन्होंने कहा अपनी सीमा में रहिए आप। अर्जुन से कहा इतना अपने आप को भाव मत दीजिए, अपने आप को सीमा में रखिए। आप मेरे से बाहर नहीं हैं, आपका ये तीर भी मैं ही हूँ, तो आप तो मेरे से बाहर ही नहीं है, तो किसको मारना किसको मरना, ये क्या ड्रामा है? आप तो लीला करने के लिए भेजे गए हैं, तो लीला करिए। तो उन्होंने, ये सब पूर्व नियत है, तो उन्होंने कहा कि जब सब पूर्व नियत है तो आखिर ये करना जरूरी है। तब उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान हूं यार, कर्म तो ऐसा बंधन है कि मैं तो भगवान हूं, मैं तुम्हारा सारथी बनकर के यहाँ कर्म निभा रहा हूं, तुम तो मेरे जो मालिक बने हुए हो, तुम तो धनुर्धर बन के पीछे बैठे हो। कर्म का सिद्धांत तो मैं बधा हुआ हूं, मैं ईश्वर इतना अपने आप को दावा कर रहा हूं, तो कर्म से तो मैं बधा हूं, इतना बधा हूं कि मुझे तुम्हारी जो है सारथी बनना पड़ रहा है। तो तुम कौन से बड़े वो हो कि तुम जो है उससे बचना चाहते हो? पूर्व नियत जो है वो है, लेकिन क्या उससे कर्म नहीं करोगे? कर्म से तो आप बाहर जा ही नहीं सकते। वही मैंने जो कहा कि आप नियत में भरोसा करिए, ईश्वर में भरोसा करिए, लेकिन निश्चित होकर के फिर कर्म करिए। तो उन्होंने कहा कि तुम तो न मरोगे न मारोगे, और उसके बहुत सारे श्लोक हैं जो, तो आप भी यही धारणा रखिए कि आप उससे बाहर नहीं हैं, और कुछ भी जो आपके मन में जो टारगेट आया है वो भी किसी की प्रेरणा से आया है, वो आपको मिलेगा, वो भी किसी की प्रेरणा से मिलेगा। तो आप परिणाम को लेकर के तो निश्चिंत हो जाइए। जो कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन कहा जाता है, उसका यही सिद्धांत है, जिसमें कि आप जम के कर्म करते हुए भी तनाव मुक्त रहते हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि मैं पूरी मेहनत करके और इसको जो है भाग्य समय के प्रवाह में पा जाने दो, जो होना होगा वो हो जाएगा। तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, तुम तो जो है अगर जीत गए तो तुमको पूरा राज्य मिलेगा हस्तिनापुर का, और मारे गए तो क्या है, मारे गए तो मैं ब्रह्म हूं, तुम मेरे हिस्से हो, तुम तो मेरे नहीं विलीन हो जाने वाले हो, तो तुमको तो स्वर्ग मिलेगा। मित्रों, इस बात को बहुत दिमाग में बैठा के रखिएगा। बड़े काम की चीजें, बहुत ही ताकतवर चीजें और व्यवहारिक चीजें, ये केवल सिद्धांतिक नहीं है। मैंने इसको थोड़े बहुत हिस्सों में जिया, इसलिए मैं इसके इतने दावे के साथ कह सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्तो वा भोक्ष्यसे मुहिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धे कृत निश्चय। कृष्ण ने यही तो कहा था कि जीतोगे तो धरती का राज्य मिलेगा, मरोगे तो स्वर्ग का राज्य मिलेगा, तो इसलिए कौन्तेय उठो और युद्ध करो। तो आप भी बिल्कुल इसी भावना से वो उसमें रहिए। साथियों, मुझे लगता है कि कितना समय हो गया, तो मैं यही कहूँगा कि इस सकारात्मकता के साथ और सब कुछ चीज़ों को एक लीला मानते हुए, ईश्वर की इच्छा मानते हुए आपको तैयारी करने के लिए भेजा गया है। आपने एक बड़ा टारगेट चुना है, आप बधाई के पात्र हैं, और अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए अच्छा करने की कोशिश करिए। और कभी भी अपने आप को अपनी नज़रों में मत गिराइए। इंसान की सबसे बड़ी लिमिटेशन वो खुद है। अगर वो अपनी सोच पे दायरा न लगाए तो उसकी सोच का कुछ भी, उसकी सोच अनंत है। तो आप अपने ऊपर कोई भी वो मत करिए। सारे यंग लोग ही मुझे सुन रहे होंगे, इसलिए भगत सिंह की एक लाइन मुझे याद आती है। भगत सिंह की डायरी में एक लाइन है, कमाले बुज़दिली है अपनी ही नज़रों में पस्त होना, गर जरा सी जरूरत हो तो क्या कुछ हो नहीं सकता, उभरने ही नहीं देती बेमाइयाँ इस दिल की, वरना कौन सा कतरा है जो दरिया नहीं हो सकता। वो भी गीता की बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त एक बातें कह दी। देखिए, मैंने जितनी भी बातें इंटरव्यू के बारे में की हैं वो एक 3-4 घंटे में समेटना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन मैंने जितना हो सका मैंने एक प्रयास किया है। अपने अनुभव बताए, अपनी कमजोरियां बताई, अपनी गलतियां बताई, और फिर मैंने कैसे उन चीज़ों को सुधारा और कैसे इंटरव्यू में एक आउटस्टैंडिंग नंबर तक मैं पहुंचा, मैंने वो सारी चीज़ें आपसे शेयर की हैं। इसमें से अगर किसी भी एक इंसान को भी मन में अगर ये फीलिंग आती हो कि इससे उसको लाभ मिला है, उसको फ़ायदा मिला है, तो यकीन मानिए मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति कोई भी नहीं है।
अगर किसी एक को भी इससे कोई लाभ मिलता हो तो। बाकी ये जो नए वीडियो का प्रयोग हम लोगों ने किया है, तो मुझे बड़े आश्चर्यजनक रूप से इसकी प्रतिक्रियाएं मिली हैं। मुझे इनबॉक्स में बहुत सारे लोग जुड़े हैं मेरे से, और जिन्होंने कहा कि इससे बड़ा ही दिल्ली जैसी या बड़ी जगहों पर तो मुझे नहीं पता है, लेकिन दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से मुझे मैसेज आए कि हमें बड़ा इससे फ़ायदा मिला है और हमें मोटिवेशन मिला है। तो आप किसी न किसी टॉपिक पे हमेशा बोलते रहिए ताकि हम आपसे एक संवाद में रहें। साथियों, मैं पूरी तरह से आपके साथ रहूँगा, हमेशा आपके साथ रहूँगा, और समय समय पर जब भी आपकी ज़रूरत होगी मैं कुछ ना कुछ, जितनी मेरी सीमा है, जितना मेरा छोटा सा ज्ञान है जो और मेरा अनुभव है जो आपके काम आ सकता है, मैं उसमें कहीं भी पीछे नहीं हटूँगा। बाकी संघर्ष करने में कभी पीछे मत हटिए और निश्चिंत भाव से संघर्ष करिए, क्योंकि जो होना है वो तय है। होइए सोई जो राम रचि राखा। लेकिन उसके साथ ये भी कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो कर्म भी है, नियत भी है। नियति और कर्म को एक साथ करके देखिए और उसमें आप आनंद लीजिए। एक बड़ी लड़ाई लड़ना ही, एक बड़ा टारगेट चुनना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आप विजेता हो चुके हैं। अगर आपने कोई बड़ा सपना देखा है तो सफलता तो बाई प्रोडक्ट है। तो इसलिए इस फीलिंग के साथ आप इस फील्ड में उतरें। कल से साक्षात्कार शुरू हो रहे हैं। मैं आपको बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। आप लोग चयनित हों और आप लोग जो एक धुंधली सीमा रेखा आपके सामने पड़ी हुई है साक्षात्कार की, उसको पार करें। मैं जिनके सामने बैठा हुआ हूं, मैं भी चाहूँगा कि भविष्य के सिविल सेवक बन करके मेरे सामने आए। बाकी हर समय आपकी हर समस्या के लिए जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत अनुभव है, उसके साथ मैं हमेशा उपलब्ध रहूँगा। आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।